हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश दोस्तों, जो कि दोस्तों एक एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसमें से दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के विषय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपको कई सारे एग्जाम मिल जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आपको यूपी पुलिस लगा है, आरओ का एग्जाम लगा, और भी दोस्तों आने वाले एग्जाम लगे हैं। तो उनमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको, छोटे से वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, और वन लाइनर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ध्यान से पढ़िएगा और दोस्तों इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट आपको दोस्तों इसमें से बताया जाएगा कौन सा किस स्थान क्या कैसे है, इनके विषय में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो हम पहली लाइन पढ़ते हैं, जिसमें से हमारी दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग दी गई है, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों लिखा है, क्या है लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत राज्य जिसकी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है दोस्तों। और उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमा दोस्तों चीन यानी तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जो कि दोस्तों प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिका श्रेणी और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में एवं दोस्तों दक्षिण में यमुना नदी और विंध्या श्रेणी पूर्व की गंडक नदी में थी। ये थे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का गठन वो 24 जनवरी को हुआ था। इसका राजकीय चिन्ह आप देख लीजिएगा, मछलियां एवं तीर के धनुष बने हुए हैं दोस्तों। ये लखनऊ के इमामबाड़ा से दोस्तों ये इसको लिया गया है, जो मछलियों के दोस्तों जो बना हुआ है, तीर बना हुआ है। तो ये सिंबल दोस्तों कहाँ पर बना है, तो ये लखनऊ के दोस्तों इमामबाड़े पे बना हुआ है। फिर ये नोट आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में क्रमशः कैसे कौन से स्थान पर आता है दोस्तों, चौथे स्थान पर आता है। तो पहला स्थान दोस्तों राजस्थान का आता है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का आता है। इनमें से और कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे थोड़ा जूम करके हम आपको बताते हैं। इसमें से ये आता है कि दोस्तों राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो ये देख लीजिए, इसका भौगोलिक विस्तार कितना है दोस्तों। इसमें से दोस्तों दिया गया है 2 लाख यानी 40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के दोस्तों इतने वर्ग किलोमीटर का लगभग दोस्तों 7.33% है। तो आप इतना याद रखिएगा, 7.33%, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी इधर देखते हैं दोस्तों, इसका कुछ यही देख लेते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें से आपको अक्षांशीय विस्तार, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है, हो सकता है आरओ के एग्जाम में पूछ ले। तो आपको दोस्तों ये बताना है, कुल अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 7 डिग्री 36 मिनट है। अब कुल देशांतरी विस्तार है दोस्तों वो 7 डिग्री 9 मिनट है। इसमें से दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये तो भारत का दिया हुआ है, तो ये भारत का दिया हुआ है। दोस्तों गवर्नर कौन, वो राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ हमारे जी हैं। और इसके बाद राजकीय पुष्प दोस्तों क्या होता है, इसको पलाश बोलते हैं, राजकीय पुष्प को। इसमें से दोस्तों देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पूरा इसमें से मैप बना के दिखाया गया है। प्रदेश की दोस्तों लंबाई 650 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की ओर है। और प्रदेश की जो चौड़ाई है दोस्तों वो 240 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे देखते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। इसमें से दिया गया है राजकीय वृक्ष कौन से दोस्तों, अशोक बोलते हैं या सीता अशोक बोलते हैं। राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है। शासकीय पक्षी कौन सा है, सारस या कोंच है। और राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, पहले हिंदी थी, बाद में उर्दू को दिया गया है दर्जा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट जो यानी कि क्या आते हैं दोस्तों, इधर से हम देखते हैं, यानी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश के यानी सीमावर्ती जिले। तो इसमें से कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें से देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड आ जाता है, जो कि 7 राज्यों से दोस्तों ये अपना अटैच करता है, जिसमें से कौन, सहारनपुर आता है, मुजफ्फरपुर आता है, मुजफ्फरनगर या दोस्तों बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत आ जाता है। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों एक ही आता है, सहारनपुर आता है। नेपाल से दोस्तों 7 बॉर्डर लग जाते हैं, जिसमें आपको पता है पीलीभीत आता है, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज आ जाता है। फिर इधर आ जाते हैं दोस्तों, जो बिहार से स्टेट कितने लगते हैं, तो दोस्तों इसमें से महाराजगंज आता है, कुशीनगर आता है, जो देवरिया आता है बिहार से लगता है, बलिया भी लगता है, गाजीपुर भी लगता है, चंदौली भी लगता है दोस्तों, सोनभद्र भी दोस्तों ये अटैच करता है। ये दोस्तों अब बिहार से सारे अटैच हैं। उत्तराखंड से दोस्तों एक ही स्टेट आता है, जो कि दोस्तों सोनभद्र आता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से जैसे कि हमारा हरियाणा, हरियाणा से कितने जिले सटे हुए, सारे जिले के विषय में बता रहा हूँ, कौन कौन से जिले सटे हुए हैं हरियाणा के। हरियाणा कितने जिले से उत्तर प्रदेश के लगते हैं, तो दोस्तों सहारनपुर से भी अटैच करता है, शामली से, बागपत से, गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़ से और मथुरा से दोस्तों अटैच करता है। राजस्थान से दोस्तों 2 जिले हैं, जो मथुरा और आगरा दोस्तों अटैच कर जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं दोस्तों दक्षिण की तरफ, दोस्तों मध्य प्रदेश में से 11 जिले अटैच करते हैं, और छत्तीसगढ़ से दोस्तों एक जिला जो कि सोनभद्र है। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों 11 जिले देख लेते हैं, वो सॉरी दोस्तों हमारे यानी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से दोस्तों 11 जिले लगते हैं। तो इसमें से एक आगरा लगता है, दूसरा दोस्तों इटावा लगता है, तीसरा जालौन लगता है,
चौथा झांसी लगता है, पांचवा ललितपुर लगता है, छठा महोबा लगता है, सातवां बांदा लगता है, आठवां चित्रकूट लगता है, नौवां प्रयागराज लगता है और दोस्तों 10वां मिर्जापुर लगता है और 11वां सोनभद्र लगता है। ये मध्य प्रदेश से दोस्तों अटैच है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से क्या दिया गया है कि यानी ग्रीष्म मार्च जून दोस्तों राज्य का मौसम कहता है, तो जो ठंडी का मौसम रहता है वो अक्टूबर से फरवरी रहता है और दोस्तों जून के अंतिम सप्ताह से दोस्तों अक्टूबर यानी कि वर्षा स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का मैप। ये उत्तर प्रदेश मैप में आपको दिखाया गया है कौन कौन से दोस्तों स्टेट कहाँ से अटैच कर रहे हैं। इस पॉइंट से दोस्तों जैसे हरियाणा अटैच कर गया, दिल्ली अटैच कर गया, आपको राजस्थान बता दिया गया, मध्य प्रदेश दोस्तों बता दिया गया इस पॉइंट से अटैच कर रहा है, छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ से अटैच कर रहा है, झारखंड यहाँ से अटैच कर रहा है, बिहार यहाँ से है दोस्तों, उत्तराखंड यहाँ से, हिमाचल प्रदेश यहाँ। अब फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा कि सीमावर्ती प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों की दोस्तों 9 है और देखो 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दोस्तों दिल्ली अटैच हो जाता है। तो आपको 8 राज्य बताने और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बतानी है। फिर इसके बाद जैसे आपसे पूछ ले कि दोस्तों आपको यानी कि कौन सा देश किस देश से हमारा उत्तर प्रदेश अटैच करता है, तो वो दोस्तों एकमात्र देश नेपाल से अटैच कर जाता है उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। अब इसमें से आपको एक एक जिला नहीं बताने लायक है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक एक जिला ऊपर पहुंचा दिया, बता दिया कौन कौन से लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर समझना है ये तो आप इसको देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं छोटा कर दिया, हाँ इसको और थोड़ा हाँ अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर से प्रश्नों की तरफ बढ़ाते हैं, अपने टाइम आपका वेस्ट ना करें। तो इसमें से आप आ जाते हैं दोस्तों। अब जैसे कि ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये आप बात करते हैं हम। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा दोस्तों घिरा हुआ है मध्य प्रदेश के 3 तरफ से, तीनों तरफ से, तो वो ललितपुर घिरा हुआ है। तो कौन सा दोस्तों मध्य प्रदेश से दोस्तों राज्य के तीनों तरफ से घिरा है, वो ललितपुर घिरा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला दोस्तों राज्य कौन है, वो मध्य प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश से जो लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य वो मध्य प्रदेश अटैच करता है उत्तर प्रदेश से। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा, तो वो हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटा अटैच करता है ये, आपको मैंने अभी पढ़ाया भी है, वो बॉर्डर दिखा भी दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सीमावर्ती राज्य कौन सा आता है, जैसे हरियाणा आ जाता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। ये दोस्तों कौन, सहारनपुर जिले से दोस्तों, जैसे कि आप पूछ ले किस जिले से उत्तर प्रदेश के दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेट अटैच करते हैं, सॉरी सबसे ज़्यादा अटैच नहीं हो चुके, तो इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा में आ जाएगा तो दोस्तों ये कौन सा, सोनभद्र आ जाएगा। जिसमें से दोस्तों सोनभद्र कौन कौन से आते हैं ऐसे देख लेते हैं। जैसे कि सोनभद्र से कौन कौन अटैच करते हैं, बिहार अटैच कर जाता है, झारखंड करता है, छत्तीसगढ़ करता है, मध्य प्रदेश करते हैं, 4 अटैच कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा जिलों से जो अटैच करता है वो मध्य प्रदेश आ जाता है। प्रदेश के सबसे कम जिले एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो ललितपुर है। जो सबसे कम जिलों में से एकमात्र जो जिला है दोस्तों वो झांसी को जिसको स्पर्श करता है वो ललितपुर करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इधर देखिए आप कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें से पूर्व से पश्चिम की ओर जो आता है दोस्तों महाराजगंज आ जाता है, सिद्धार्थनगर आ जाता है, बलरामपुर आ जाता है, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आता है, जो कि दोस्तों सीमा को स्पर्श करती है नेपाल को। अब नीचे देख लेते हैं, आप कुछ जनगणना से हाईलाइट पॉइंट आ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जनगणना से रिलेटेड क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसमें से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बेसिक में है ये। तो दोस्तों कुल जनसंख्या आप जानते हैं कि दोस्तों 19 करोड़ लगभग थी, जिसमें से पुरुषों की दोस्तों 10 थी और 200 महिलाओं की 9 थी, 9 करोड़। तो 10 19 हुई लगभग बढ़ता है, एग्जैक्ट नंबर आपको याद नहीं रखना है, बस मोटा मोटा याद रखिएगा। ये जैसे आगे जाता है लिंगानुपात कितना था, तो 912 था प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की। यानी कि जैसे भी आपको लिंगानुपात की बात हुई तो 1000 पुरुष होंगे और उनमें से कितनी महिलाएं हैं, तो दोस्तों 912 महिलाएं हैं। यानी कि 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं, ऐसे याद करना है आपको। तो ये दोस्तों अनुपात रेशियो है। अब घनत्व पूछ ले दोस्तों तो 829 वर्ग प्रति यानी कि किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रहता है, यानी सॉरी दोस्तों 829 वर्ग, यानी कि 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा पूरा एक वर्ग है और उसमें से दोस्तों 829 लोग रहते हैं। ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 20.2% है दोस्तों। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूपी स्पेशल है आपके लिए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक एक बेसिक चीज़ को पढ़िएगा, बार बार रिपीट करके पढ़िएगा। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें से क्या पूछा जा रहा है, साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7% है ये, यानी कि लोग पढ़े लिखे कितने हैं, तो दोस्तों यानी कि 67.7% है। जिसमें से दोस्तों पुरुष कितने हैं, 77.3% है और महिलाएं 57.2% है, लगभग आधे के बराबर है।
SC ST की बात कर लेते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति की, तो दोस्तों पुरुष इसमें से इतने हैं और महिलाएं इतने हैं। नंबर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट आपको दोस्तों हम जरूर बता देते हैं। जिसमें से राज्य की कुल जनसंख्या दोस्तों जो अनुसूचित जाति प्रतिशत है दोस्तों वो 20.7%, सबसे ज़्यादा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति रहती है वो दोस्तों यूपी में रहती है। और दोस्तों जो यानी कि ST यानी कि दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति होती है वो दोस्तों इनकी संख्या इतनी है। और जनसंख्या की यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जनजाति का दोस्तों योगदान है वो 0.6% नाम मात्र के लिए है। और जैसे आपसे पूछ ले पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो वो दोस्तों आपको मध्य प्रदेश बताना पड़ेगा। इसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर कुछ पॉइंट है हाईलाइटर। ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों इतनी है, यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 77.7% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नगरीय जनसंख्या इतनी है दोस्तों। नगरीय जनसंख्या जो है दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या बढ़े 22.3%, बहुत कम लोग यानी दोस्तों शहरों में रहते हैं, बाकी ज्यादातर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सब गाँव में रहते हैं। ये दोस्तों कार्य सहभागिता दर कितनी है दोस्तों 32.94%। कार्य सहभागिता दर इंपॉर्टेंट है। 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या है दोस्तों इतनी है। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 902 है, प्रति 1000 बाल और बालिकाओं में दोस्तों 902 है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद लिस्ट आते जाते हैं, इसमें से कुछ इधर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दोस्तों ये है, ये क्या है, जैन दोस्तों इतने लोग रहते हैं, हिंदू इतने लोग सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, मुस्लिम इतने लोग रहते हैं। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों प्रतिशत कितना है जैन का, तो जैन धर्म के दोस्तों 0.11% है। अगर हिंदू में देखा जाए पूरे राज्य का तो दोस्तों 79.73%, यानी कि 80% दोस्तों यहाँ यूपी में कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं। अब मुस्लिम कितने हैं दोस्तों, तो राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों 19.26% दोस्तों मुस्लिम है। फिर इसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म दोस्तों इतने हैं, यानी कि 0.10, पूरे राज्य का दोस्तों 0.10% बौद्ध धर्म के लोग हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं सिख, अगर सिख की बात करें दोस्तों तो पूरे राज्य का 0.32% है। और दोस्तों देखा जाए तो राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों जो ईसाई धर्म आता है वो 0.18% है। और दोस्तों अन्य धर्म देखा जाए तो राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों 0.01% है। यानी सबसे ज़्यादा जो देखना है आपको दोस्तों वो आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों, आते हैं दोस्तों यानी कि 80% हिंदू आ जाते हैं और लगभग 20% आपको मुस्लिम मिल जाता है। तो आप एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा, यानी कि 79% दोस्तों 79.73% ये हिंदू है और 19 यानी कि 90.26% ये हमारे कौन आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट मानते हैं, इसमें से दोस्तों प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है, जो किसी धर्म को नहीं मानती दोस्तों वो 0.29% लोगों की जनसंख्या देखी जाती है। इधर आप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, यहाँ से हम आप पहले एक एक पढ़ते हैं, एक एक तरह को पढ़ते हैं। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट नगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियो को बार बार देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसमें से आप क्वेश्चन आपके इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा, वो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे ज्यादा जो आरक्षण भी गौतम बुद्ध नगर लोग लेते हैं। फिर इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला दोस्तों वो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखा, इसको तुक्का भी लगा सकते हैं आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछ ले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है दोस्तों, वो श्रावस्ती का, सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती के लोग हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है दोस्तों, कानपुर, यानी सबसे ज्यादा जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो कानपुर की हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती, आपको आंख बंद करके लगाना, तुक्का भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परिषद वाला जिला कौन सा, कौशाम्बी, यानी कि सबसे ज्यादा जो SC रहती है दोस्तों वो कौशाम्बी जिले में रहती है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, कौन सा पूछ रहा है इसमें से, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, महोबा में सबसे कम लोग रहते हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, स्पेशली यूपी है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध नगर है। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों, वो गाजियाबाद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो ललितपुर है। फिर दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला दोस्तों जिला कौन सा है, वो गाजियाबाद है। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला दोस्तों वो सोनभद्र आ जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं ऊपर से, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा, वो श्रावस्ती, इंपॉर्टेंट है। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत कौन दोस्तों, बागपत, सबसे ज्यादा कम दोस्तों अनुसूचित जाति जो है यानी SC है वो बागपत में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध नगर है।
न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला दोस्तों जिला कौन सा है, वो कानपुर नगर आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो प्रयागराज आता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध नगर है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपसे इधर पूछ ले कि सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या जिले वाले क्रम से कौन सा दोस्तों, बदायूं और श्रावस्ती है। अब इधर का देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका, इधर से हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ से आपसे पूछ लें, अब जैसे पूछे सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा, तो वो श्रावस्ती आ जाता है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला दोस्तों वो गाजियाबाद आ जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला दोस्तों वो गाजियाबाद आ जाता है। फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वो श्रावस्ती आता आता है। मैं आपको ऐसा दोस्तों अभी थोड़ा यानी कि कम जूम करूंगा, तो जिससे आपको दोस्तों पूरा एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो आप पढ़ते भी रहिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वो सीतापुर है। न्यूनतम यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला वो दोस्तों बागपत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या। एक मिनट दोस्तों, जो राज्य की कुल जनसंख्या न्यूनतम अनुसूचित जो सबसे कम जिला है दोस्तों वो बागपत में है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला दोस्तों जिला दोस्तों वो यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या देखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज आता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों यानी कि बलरामपुर आता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों वो बागपत आता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों औरैया आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती आता है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों, बलरामपुर आता है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला दोस्तों सोनभद्र आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला दोस्तों बागपत आता है। सर्वाधिक साक्षर यानी साक्षरों की संख्या वाला जिला दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज आता है। न्यूनतम साक्षरों की जनसंख्या वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती आता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इधर सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है दोस्तों, 38 आता है, जो कि वाराणसी आता है। सर्वाधिक इस्लाम यानी कि इस्लाम जनसंख्या वाला नगर दोस्तों ये मेरठ आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, इधर देख लेते हैं। इधर जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ मोबाइल में ही पड़ा रहता है, ले लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ तक हो गया होगा, वीडियो को पोस्ट करके ले लीजिएगा, यहाँ से पूरा आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में पड़ेंगे, इसको बार बार देख रही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मेरा तो सजेशन यही रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद ये इधर से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के यानी कि जन्म और प्रत्याशा यानी कि 2000 की कब से 15 और 19 का डाटा है। जैसे दोस्तों इसमें से क्या है कि कुल ग्रामीण 264.6 है, जिसमें से दोस्तों कुल व्यक्ति 65.6 है, और दोस्तों कुल शहरी 268.9 है, ये रेशियो दिया गया है। फिर इसके बाद कुल पुरुष दोस्तों जो कि देखा जाए तो इसमें से यानी कुल पुरुष 65 है, ग्रामीण पुरुष 263 है, और शहरी पुरुष देखा जाए 68 है। कुल महिला ये दोस्तों एग्जाम में वैसे नहीं आएगा, 6 पॉइंट यानी 66.2 है, लेकिन दोस्तों बड़े एग्जामों के लिए आपकी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रामीण महिला आ जाता है दोस्तों 65.3%, शहरी महिला आ जाता है दोस्तों 69.0%। फिर इधर देख लेते हैं दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश में भाषा के अनुसार जनसंख्या ये देख लेते हैं। तो हिंदी बोलने वाले दोस्तों 94.08% है, उर्दू बोलने वाले 5.42% है, पंजाबी बोलने वाले दोस्तों 0.25% है, और दोस्तों बंगाली बोलने वाले 0.12% है। फिर यहाँ से देखते हैं, इधर पहले इसको पढ़ते हैं यहाँ से। अब जैसे कि ये आता है यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या जो 50 है। अब उत्तर प्रदेश के यानी सहकारिता इसके विषय में पढ़ना है, तो दोस्तों यानी कि कृषि सहकारी समिति दोस्तों 7479 है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्राम विकास जो बैंक की शाखाएं हैं वो 323 है, इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी चिकित्सा एवं दोस्तों औषधिशालाओं की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों, 1585 है। फिर दोस्तों यानी कि पैथोलैथिक चिकित्सालय में औषधालयों की संख्या अगर देखा जाए 2021 में डाटा कलेक्ट किया गया है, ये दोस्तों 5115 है। अब इसे देख लेते हैं, यानी आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय दोस्तों औषधशालय है जो 220 और 21 में 2360 है। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ। तो प्रशासनिक इकाइयाँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अगर यूपी स्पेशल का एग्जाम देना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो आपको आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें तो जैसे आपके लिए पूछा गया है, मंडलों की संख्या 218 है उत्तर प्रदेश में, जिलों की संख्या 75 है, नगरों एवं नगर संकुलों यानी कि संख्या कितनी है दोस्तों 900 यानी कि 15 है। ग्राम पंचायतों की जो संख्या वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो कितनी है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक 58,100 289 है।
न्याय पंचायतें दोस्तों कितनी अब अस्तित्व में नहीं है दोस्तों न्याय पंचायतें, इनको दोस्तों 2017 के अधिसूचना के अनुसार दोस्तों इनको खत्म कर दिया गया था। तहसीलें दोस्तों 351 है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए। और फिर इधर देख लेते हैं विकास खंड 2021 में देखा जाए तो दोस्तों 826 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा है। फिर ग्राम पंचायत दोस्तों 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों 546 स्थानीय निकाय निदेशालय हैं। फिर नगर पालिका परिषद जो है दोस्तों वो 200 है स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा। नगर निगम जो कि दोस्तों 222 में 17 है। और कुल राजस्व ग्राम इस है दोस्तों वो कितना है 10,000, यानी कि दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि दोस्तों 1,06,000, यानी कि 6,774 है। ये इतने दोस्तों कुल ग्राम दोस्तों राजस्व है। फिर इसके बाद दोस्तों आबाद ग्राम कितना आता है, तो ये दोस्तों आ जाता है यानी कि दोस्तों 9,000, यानी कि दोस्तों 97,814 आ जाता है। फिर दोस्तों आर्थिक संभाग क्षेत्र कितना आता है दोस्तों वो 4 है। अब नीचे देख लेते हैं नीचे क्या है ये दोस्तों, ये हाँ जैसे कि ये पूछ लिया आपसे उत्तर प्रदेश विद्युत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि विद्युत परिषद। तो प्रति व्यक्ति विद्युत दोस्तों उत्पादन 112 दोस्तों किलोवाट घंटा आता है। और दोस्तों उत्पादन दोस्तों इतना, ये वैसे एग्जाम का कोई पॉइंट है नहीं, आप लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि दोस्तों एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है दोस्तों नरौरा बुलंदशहर में, जो कि दोस्तों 1989 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों यानी कि हरदुआगंज ताप विद्युत की अलीगढ़ में है दोस्तों, जो 1942 में था। अब इधर देखते हैं दोस्तों क्या है कि इसमें से राज्य, यानी कि राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो दोस्तों केंद्र है वो 8 है, इनको याद रखिएगा। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998। और दोस्तों इसमें से जो पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया वो 1959 में किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पेज में। ये आपका प्रश्न आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश की यानी कि तथा और भारत की तुलनात्मक और संकेत, यानी कि इसमें से तुलना की गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और दोस्तों भारत की जनसंख्या का। दी आती है दोस्तों 2001 से 2011 20% आती है दोस्तों पूरे, यानी कि भारत की दोस्तों 17.7% है। जनसंख्या घनत्व देखें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 829 है और दोस्तों भारत की दोस्तों यानी कि 382 के अकॉर्डिंग आती है। नगरीय जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखी जाए तो दोस्तों 22.3% आती है दोस्तों, ये 31.1% इन 31.1% आता है। फिर ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो दोस्तों 77.68% आता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसमें से, यानी कि हमारे कौन सा प्रश्न है यहाँ से देख लेते हैं। पर ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वो बता रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों कुल व्यक्ति पुरुष में देखा जाए तो 77.3% और 80.9%, ये भारत में है, ये दोस्तों यूपी में है, याद रखिएगा। स्त्री में भी देख लीजिएगा 57.2% आता है, जो कि 64.6 आता है, यही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नीचे देख लेते हैं, नीचे जो आपको इंपॉर्टेंट आता है इसमें से आता है दोस्तों, यानी कि कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यानी कि 20.7% आता है दोस्तों, ये 16.6% आए। अब दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या दोस्तों 0.6% है और पूरे भारत में दोस्तों 8.6% के अकॉर्डिंग आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, ये वैसे इतना खास है नहीं, इधर देख लेते हैं। इधर इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, इसमें से यानी कि मंडल वाइज आपको पूछा जाएगा कि आपको 2 मंडल दिए जाएंगे, उनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो लखनऊ मंडल जो मुख्यालय दोस्तों लखनऊ, और इसमें से 6 जिले आते हैं, जिसमें से हरदोई आ जाता है, लखनऊ आता है, सीतापुर आता है, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और उन्नाव आ जाता है। फिर इसका हम आजमगढ़ मंडल देखते हैं, जो कि मुख्यालय दोस्तों आजमगढ़ है और 3 जिले आते हैं आजमगढ़ में, जिसमें से आजमगढ़ आ जाता है, मऊ आ जाता है और बलिया आ जाता है। फिर इधर अगर बात करें हम दोस्तों कौन सा, यानी कि आगरा मंडल, तो आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं, आगरा आता है, मैनपुरी आता है, फिरोजाबाद आता है और मथुरा आ जाता है। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं, और इसमें से जैसे कि आ जाता है मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं, जैसे मिर्जापुर है, सोनभद्र है और भदोही है। चित्रकूट मंडल में दोस्तों 4 जिले आते हैं, जिसमें से बांदा आता है, हमीरपुर आता है, चित्रकूट आता है और महोबा आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इधर देते हैं, यानी कि दोस्तों क्या आता है अलीगढ़ जिले में दोस्तों 4 हैं, जिसमें से दोस्तों अलीगढ़ आता है, हथकर यानी कि हथरस आ जाता है, ईटा आता है और काशगंज आ जाता है। सहारनपुर में दोस्तों 3 जिले आते हैं, जो कि दोस्तों मुजफ्फरनगर आता है, शामली और दोस्तों सहारनपुर आता है। फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं, इसमें से दोस्तों गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। मेरठ में देखा जाए दोस्तों 6 जिले आते हैं, जिसमें से दोस्तों बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और हापुड़ आ जाता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो देवी पाटन मंडल दोस्तों जो कौन सा 4 जिले आते हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। और इधर हम देख लेते हैं दोस्तों इधर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इधर देखा अगर कानपुर मंडल में देखा जाए
तो इसमें देख लेते हैं। तो कानपुर मंडल में दोस्तों 6 जिले आते हैं इंपॉर्टेंट है। औरैया आता है, फर्रुखाबाद आता है, कानपुर नगर आता है, इटावा आता है, कानपुर देहात भी आता है और कन्नौज आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं। इसमें से दोस्तों 5 जिले आते हैं मुरादाबाद मंडल में, जिसमें मुरादाबाद दोस्तों पीतल नगरी जानते हैं, बिजनौर, संभल, रामपुर, अमरोह। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इधर वाराणसी मंडल में दोस्तों 4 जिले आते हैं, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इधर हम देख लेते हैं, जो कि दोस्तों प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों झांसी मंडल देख लेते हैं, इसमें से 3 जिले आते हैं, जालौन, ललितपुर और दोस्तों झांसी आता है। फिर इसके बाद बरेली मंडल में दोस्तों यानी कि 4 जिले आते हैं, जिसमें बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बस्ती मंडल आ जाता है। तो बस्ती मंडल में दोस्तों 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। और फिर इसके बाद दोस्तों अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं। दोस्तों अयोध्या से तो पूछ ही सकता है, जिसमें अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर। ये थे दोस्तों मंडल से रिलेटेड जो आपके दोस्तों कहीं से भी, अब इससे बाहर आपके दोस्तों मंडल से क्वेश्चन नहीं बन सकते। अब इसे आपसे पूछ ले तो दोस्तों 18 मंडल है और 75 जिले हैं दोस्तों। 18वां जो नवीनतम मंडल दोस्तों अलीगढ़ है, जो कि दोस्तों नवीनतम जिले जिसमें हापुड़, शामली और दोस्तों संभल है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों भौतिक एवं विभाग में उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए यानी भौतिक विभाजन में, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो भौतिक विभाजन में क्या है दोस्तों, यानी कि इसमें से जैसे पूछा जाए तो दोस्तों इसमें से प्राकृतिक उत्तर प्रदेश तो कौन सा आ जाता है दोस्तों, ये भाबर एवं तराई प्रदेश भी आ जाता है, गंगा यमुना का मैदान और दोस्तों दक्षिणी पठारी प्रदेश। ये 3 तरीके से दोस्तों एक का प्राकृतिक प्रदेश बनता है। तो इन तीनों दोस्तों पॉइंट आपको जैसे लिखना पड़े या दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे देख लेते हैं, जैसे कुछ पॉइंट आ जाते हैं नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ लिखा होता है, तो उनको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें दे दिया गया है, भाबर एवं तराई प्रदेश पश्चिम सहारापुर से लेकर दोस्तों देवरिया एवं कुशीनगर यानी कि पाड़ानौर तक एक पतली सी दोस्तों पट्टी के रूप में फैला हुआ है। अब इधर देख लेते हैं, यानी कि विस्तार और परिभाषा और विशेषताएं देख लेते हैं। विस्तार क्या है दोस्तों, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिले जो कि आते हैं। और इसमें परिभाषा दोस्तों क्या है उसकी, कंकड़ पत्थरों से निर्मित दोस्तों पर्वतीय भूभाग है, भाबर क्षेत्र इतना है। विशेषताएं क्या है ये आपको देख लेते हैं। तो विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें से पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों बढ़ने पर यानी चौड़ाई कम होती है। आप देखते हैं दोस्तों यूपी को ऊपर दोस्तों सिरा कम होता चला जा रहा है, नीचे चौड़ा है, ऐसे है। फिर इसके बाद दोस्तों नदियां का लुप्त हो जाना, ये भी दोस्तों एक खास है। महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि दोस्तों जिलों से संबंधित है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट मिल जाए। ये दोस्तों आपको अभी बोरियत जैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में अगर देखा जाए। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं, गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश तो कौन सा आता है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान जो आ जाता है, जिसमें से दोस्तों लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। गंगा का मध्य मैदानी भाग आ जाता है दोस्तों, गंगा का पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपसे, इसमें से ये पूछ लेगा कि इसमें से गंगा किनारे के कौन से यानी कि मध्य भाग में कौन सा आता है, जैसे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, बिजनौर, मेरठपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथकरघा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, ये सारे दोस्तों जिलों के नाम आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों गंगा का पूर्वी मैदान जो आता है उत्तर प्रदेश, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले आ जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे कि ये आपको बन सकता है कि गंगा यमुना का विस्तृत मैदान प्रदेश दोस्तों समुद्र तल से औसत ऊंचाई वो 300 मीटर है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनमें से दोस्तों, यानी कि यहाँ पर तो दोस्तों अभी उतना खास है नहीं एग्जाम में, और भी हम देख लेते हैं नीचे। अब इधर देखो तो विशेषताओं में ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये आपका इसमें से दोस्तों गेहूं यानी कि विशेष क्या, गेहूं, गन्ना, जूट आदि फसलों को अधिक पैदावार होती है दोस्तों। तराई क्षेत्र में घने जंगल और लंबे हाथी घास के से ढका हुआ ये दोस्तों तराई एरिया। और फिर उसके भूमि सुधार कार्यों के कारण दोस्तों चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। नीचे इधर आते हैं दोस्तों, इसमें से क्या आता है, ये दोस्तों सीमाएं वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों पूर्वी केन नदी और पश्चिम में बेतवा और दोस्तों पहुजा नदियां हैं, और उत्तर में गंगा तथा यमुना, दक्षिण विंध्या पर्वत से दोस्तों ये सटी हुई बाउंड्रीज हैं। फिर इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु, तो जलवायु से रिलेटेड उतना खास क्वेश्चन तो आता नहीं, तो ये दोस्तों जलवायु देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वैसे पढ़ने के लिए ज़्यादा आपको कुछ खास इसमें है नहीं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, इसमें से हमारा यानी कि क्या है, इसमें से उतना है नहीं, नीचे देख लेते हैं और पढ़ने के लिए हम। इसमें से दिया गया है दोस्तों क्या, वर्षा ऋतु। अब इसमें से वर्षा ऋतु आपको दोस्तों पढ़ना है। तो अब इस वर्षा ऋतु में से देखना है पहले
इसकी जो अवधि हो रही है, टाइम पीरियड कितना होता है, तो इसका दोस्तों जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक होता है। फिर इसके बाद जैसे आपसे पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा दोस्तों जुलाई और अगस्त महीने में होती है। और दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है औसतन अधिकतम तापमान कितना होता है, तो 32 से 34 दोस्तों ये सेंटीग्रेड ये तक याद रखना है। औसत न्यूनतम तापमान 25 सेंटीग्रेड। और दोस्तों इधर देख लेते हैं आप कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश दोस्तों मानसूनी वर्षा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से शाखा से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला दोस्तों आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या बार बार पढ़िएगा, तो ये वाला आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद जैसे पूछा गया वर्षा की मात्रा, तो यानी प्रदेश की संपूर्ण वर्षा लगभग 260% जो जुलाई अगस्त माह में प्राप्त होती है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो दोस्तों बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और इसे दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्वा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि दोस्तों पूर्वा किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है और बिहार से होता हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, तो इसी को बोल देते हैं पूर्वा। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इधर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिट्टियों से दोस्तों क्वेश्चन, अगर आप कोई भी यूपी स्पेशल में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से मिट्टियों से दोस्तों एक प्रश्न आता है। तो इस एक प्रश्न पढ़ने के लिए दोस्तों बहुत शॉर्ट इसमें दिया गया है, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। तो इसमें से हम देखते हैं, तो इसमें से देखो ऊपर पहले देख लेते हैं कि दोस्तों मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले संगठित पदार्थों ऊपरी परत है जो दोस्तों चट्टानों के विखंडन एवं विनियोजित वनस्पतियों अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदा पैतृक यानी पदार्थ यानी चट्टान जैसे बोलते हैं, जलवायु दशा यानी वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकाल अल्पकालिक पर निर्भर होती है। देखो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि दोस्तों जो हमारी मिट्टी होती है वो बनती कैसी, तो दोस्तों बनती ये है, ये सबसे पहले आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी बनती, जैसे कि पत्थर है। पत्थर दोस्तों जब नदियों द्वारा लाए जाते हैं, टुकड़े कंकड़ होते हैं, वो घिसते हैं, टूटते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो जब दोस्तों उसमें बारिश होती है, बारिश होने के बाद पत्थर पिघलते हैं, टूटते हैं, उनमें से ये सारा जब अवशेष इसके प्राप्त होते हैं दोस्तों, ये सारी मिट्टियां हैं। पत्थरों से ही दोस्तों मिट्टियां मिलकर बनती है। तो इसी दोस्तों ऊपरी जो लेयर होती है ये मिट्टी इसी चीज की होती है। तो ये दोस्तों बहुत सारे अवसादों से मिलकर बनी होती है मिट्टियां, इतना याद रखिएगा। अब इसके नीचे का हम देख लेते हैं, इसमें से लिखा है प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक के विश्लेषण के दोस्तों आधार पर उत्तर प्रदेश की दोस्तों क्या है, मिट्टियों का विभाजन है। यानी कि दोस्तों दो प्रोफेसर हैं जिनके आधार पर दोस्तों मिट्टियों का विभाजन, यानी कि दोस्तों आपको ये जो चीज मिल रही है वो बिल्कुल एथेंटिक है। तो इसमें से देख लेते हैं, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां हैं दोस्तों। इससे दोस्तों आपको पूरा भूगोल, ज्योग्राफी सब कुछ यूपी में खत्म हो रहा है। फिर इसके बाद बुंगेल यानी बुंदेलखंडी मिट्टी या दोस्तों दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और दोस्तों विंध्य शैल की मिट्टियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देखते हैं, इसमें दोस्तों बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा या खरादर या नवीन जलोढ़ मृदा होती है। इधर देखते हैं क्या दोस्तों, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसमें से पूछ लिएगा जैसे दोस्तों खनिज प्रचुरता, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टी में खनिज की प्रचुरता क्या है, तो दोस्तों फास्फोरस एवं चूना है दोस्तों। इसमें जैसे ब्रैकेट में दिया, जबकि दोस्तों नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि पदार्थों की इसमें से कमी पाई जाती है। अब इसी पॉइंट से निकल आता है दोस्तों बारंग मिट्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट तत्व है। अब जैसे कि दोस्तों यानी उपराह मिट्टी, ये बहुत जो आपको रेड कलर की हेडिंग दिख रही है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में यानी कि बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है दोस्तों क्या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों उपरहार मिट्टी, अब जो उपरहार मिट्टी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दोस्तों बांगर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो बांगर मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, दोमट, मटियारा, बालुई दोमट, पुरानी जलोढ़ या दोस्तों उपरहार मिट्टी को बोलते हैं। अब एडिशनल कुछ पॉइंट आते हैं, तो दोस्तों इसमें से देख लेते हैं जो आपकी प्रश्नों में विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें से प्रश्न इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनमें ध्यान देते हैं। जैसे दोस्तों इसमें खादर मिट्टी उत्तर प्रदेश के में आती है। इसमें खादर मिट्टी में क्या आता है, जैसे उर्वरता, तो हम पहले उर्वरता को देखते हैं दोस्तों। तो उर्वरता क्या है, बांगर की अपेक्षा दोस्तों अधिक मात्रा में दोस्तों उर्वरा शक्ति होती है इसमें से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विशेषता क्या है इसकी, तो दोस्तों ये हल्के रंग वाली यानी छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली मिट्टी है। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों खादर मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, तो दोस्तों नदियों के बाढ़ वाले मैदान, मैंने आपको बताया नदियों से दोस्तों जो बाढ़ वाले मैदान से दोस्तों उत्तर प्रदेश बना हुआ है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों खादर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों जलोढ़ कहते हैं, कछारी बोलते हैं, सिल्ट बलुआ बोलते हैं, मटियारा बोलते हैं, डोमत बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों खादर मिट्टी के अन्य नाम क्या है, तो ये आपको प्रश्न फंसा देगा। ये दोस्तों हिंदी में भी पूछता है और भी दोस्तों आपको रीजनिंग में भी पूछ लेगा ऐसे प्रश्न।
फिर इसके नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि खनिज उपलब्धता। तो खनिज उपलब्धता क्या है दोस्तों? चूना आता है। एक मिनट दोस्तों, इसमें से थोड़ा जूम करते हैं, तो इसमें से खनिज उपलब्धता क्या आती है? तो खनिज उपलब्धता है दोस्तों इसमें से जैसे कि दोस्तों चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्मों की दोस्तों अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं दोस्तों ह्यूमस पदार्थों की इसमें कमी रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इधर से हमारे थे। अब दोस्तों इसमें से क्या एरिया दे दिया गया है, यानी कि भाबर पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें से दोस्तों आपको पूरा भूगोलीय क्षेत्र यानी भूगोलीय जो कंप्लीट हो रहा है, यानी ज्योग्राफिक तरीके से दोस्तों आपका प्रश्न कंप्लीट हो रहा है यूपी स्पेशल में। जो एडिशनल कुछ पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको पहले वीडियो में दोस्तों प्रोवाइड करा दिया। आप जाके ये वीडियो देखने के बाद उसको देखिएगा, या उसको पहले देखिएगा या इसको देखिएगा, बात कोई उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब इसमें से दोस्तों भाबर पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें से क्या है? मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अंतत यानी छिछली मिट्टी है वह क्षेत्र जहां दोस्तों नदियां क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। अब इसमें से दोस्तों यानी मिट्टी उत्तर प्रदेश। अब इसमें से क्या दिया गया है? इसके नीचे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें से जो दिया गया है, इसमें सारे दोस्तों पॉइंट वाइज दिया है। इस वजह से थोड़ा आपको दोस्तों पढ़ने में अटपटा लग रहा हो, बोरियत महसूस हो रही है, लेकिन ये सीधा पॉइंट जो है दोस्तों एग्जाम में रखता है। तो इसमें से आप क्या है? उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब के क्षेत्र में आता है। ठीक है। फिर इसमें तो क्या आता है दोस्तों? जलोढ़ एवं दोस्तों काप मिट्टी का विस्तार। काप और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो गंगा यमुना के दोआब और गंगा और रामगंगा के दोआब क्षेत्र में ये आता है। अब फिर इसमें एडिशनल पॉइंट ये आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा का नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? यानी शीक्टा, करियाल एवं धनका, ये नाम दिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है एडिशनल पॉइंट में। जैसे कि ये पॉइंट आ गया, तो इसमें से दोस्तों ये आता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि पेज हमारा थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जैसे कि ये एक मिनट, ये है। जैसे कि ये पेज में आता है, इसमें से क्या दिया गया है? इसमें से जैसे पहले बीच वाला पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार, यानी कि क्षेत्र वाइज जो, यानी कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन हो रहा है, यानी कि दोस्तों मिट्टियां कट रही हैं, टूट रही हैं, उनका दोस्तों ये बताया गया है। तो अब उत्तरी क्षेत्र जैसे आता है, ऊपर दिया गया है, तो दोस्तों यानी परत अपरदन इसे बोलते हैं, विशेष रूप से दोस्तों प्रभावी, सबसे ज्यादा विशेष रूप से प्रभावी है। फिर दोस्तों इधर देखते हैं, उत्तर से दोस्तों किधर आएंगे? अब दोस्तों आएंगे इधर पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? तो ये पूर्वी क्षेत्र दिया गया, और दोस्तों इसमें क्या है? परत अपरदन है इसमें से, यानी परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। और दोस्तों क्या है? जलीय अपरदन, यानी कि ऊपर परत अपरदन है, नीचे जलीय अपरदन है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऐसे लाइन खींची गई, ये पूर्वी क्षेत्र में ऊपर दोस्तों परत अपरदन है, नीचे जलीय अपरदन है। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं, ये पश्चिम में। पश्चिम में क्या है दोस्तों? अवनालिका अपरदन है, विशेष रूप से दोस्तों जो प्रभावी क्षेत्र है उन्हीं के विषय में बताया। अब नीचे क्या है दोस्तों? वो नीचे वायु अपरदन आ जाता है दोस्तों। वायु अपरदन का दोस्तों जैसे बुंदेलखंड आ जाता है, तो बुंदेलखंड में दोस्तों आपको दोस्तों ये दोस्तों मृदा अपरदन ज्यादा मिलता है, वहाँ पानी नहीं है दोस्तों, हवाओं से दोस्तों मिट्टी कटती है। फिर इसके बाद नीचे कुछ पॉइंट दिए, दक्षिणी क्षेत्र में क्या आता है? तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में क्या आता है? ये इसमें जलीय अपरदन भी है, और दोस्तों रियल अपर यानी कि रियल अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। तो दोस्तों दक्षिणी का एक भाग इधर होता है, एक भाग दोनों आप तरफ से आपको दोस्तों समझाया गया इमेज के माध्यम से, जिससे आप विशेष रूप से समझ सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इधर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां। तो उन प्रमुख मिट्टियों में से उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख मिट्टियां आती हैं? तो देखो एक तरफ से दिया गया है, तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तराई मृदा यानी मिट्टियां। फिर इसके बाद दोस्तों लवणा प्रभावी यानी कि लवण प्रभावी मृदा आ जाती है। लाल और दोस्तों पीली मिट्टी आ जाती है। मिश्रित लाल एवं दोस्तों काली मिट्टी आ जाती है। मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कैल्शियम युक्त दोस्तों मृदा मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ दोस्तों यानी पानी से युक्त दोस्तों मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों कैसी मिट्टी पाई जाती है? यानी पर्व पादी मृदाएं पाई जाती हैं। और एक दोस्तों बालुई मृदा भी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये थे दोस्तों, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो जैसे आपको काउंट करना हो तो दोस्तों इसका एक मानिएगा, दो, ये दो हो जाता है, तीन हो जाता है, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि 9 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आप नंबर आगे से आपसे पूछेगा तो नंबर बता दीजिएगा। ये दोस्तों यूपी पूछियस, आरओ और यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हाल ही फिलहाल में लगे हैं। आरओ का दोस्तों लगा है, तो आप वीडियो लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, जो एग्जाम की एक्चुअली में तैयारी करते हैं, बाकी फालतू लोगों के पास भेजकर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसमें से लाल मिट्टी क्षेत्र। तो लाल मिट्टी क्षेत्र क्या है? यानी कि लाल मिट्टी क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है? जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिले में। फिर इसके बाद दोस्तों उगाई जाने वाली फसलें, तो कौन सी है दोस्तों उगाई जाने वाली फसलें? तो लाल मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है ये पूछा था, गेहूं, चना और दोस्तों क्या आता है? दलहन। अब दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों क्या है? बलुमय लाल और सैलों के अपक्षय द्वारा दोस्तों लाल मिट्टी का दोस्तों निर्माण हुआ है। नीचे कुछ देख लेते हैं, लाल मिट्टी में कमी किस चीज की होती है? दोस्तों नाइट्रोजन की। जीवांश, देखो जीवांश
क्या है? जीवांश दोस्तों वो चीज़ है जो करोड़ों अरबों साल पहले जो जीव मरे थे दोस्तों, और उनके बाद में उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष मिट्टी में मिले दोस्तों, उसी को जीवांश बोलते हैं। तो दोस्तों ये लाल मिट्टी में जीवांश की मात्रा, यानी इधर का मतलब कि इधर जीव कम मरे, यानी कि जो जीव जंतु वनस्पतियां थी ये बहुत कम डेथ हुई। तो इस वजह से दोस्तों इसमें ये कमी है इन चीज़ों की। और इसमें दोस्तों फास्फोरस और चूर्ण खनिजों की भी दोस्तों इसमें कमी आती है। फिर इसमें पूछा है लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में यानी कि बेतवा, यानी कि धशान, नदियों की जल प्रताप दोस्तों क्षेत्रों तक है, यानी कि जल पवित्र क्षेत्र तक है। फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं, ये वाला हम देख लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों लिखा हुआ है ये दोस्तों बुंदेलखंडी मृदा, यानी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंडी थोड़ा अलग आ जाता है हमारे यूपी से, तो लेकिन है तो यूपी का ही पार्ट, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि कुछ स्पेशल पॉइंट बन जाते हैं। जैसे अन्य नाम क्या आता है दोस्तों बुंदेलखंडी मिट्टियों के, तो दोस्तों परवा, परवा दोस्तों यानी पड़वा को बोलते हैं। माड़ दोस्तों मार को बोलते हैं, यानी कि राकर को दोस्तों राकड़ बोलते हैं। मृदा भोटा मृदा आदि पड़, ये सारे दोस्तों मिट्टियों के नाम है, याद रखिएगा, और किसी नाम को मत समझिएगा। फिर इसके बाद विस्तार क्षेत्र आपसे पूछ ले तो दोस्तों जालौन, झांसी, ललितपुर और दोस्तों हमीरपुर तक दोस्तों जो बुंदेलखंडी जो मिट्टी है वहां तक फैला हुआ है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों बुंदेलखंडी मिट्टियाँ क्या है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की दोस्तों ये मिट्टी है। अब ऐसे और इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट आते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके कुछ एग्जाम में, यानी कि अभी तक आप जो पढ़े तो उसमें क्या स्पेशल है, तो दोस्तों ये क्या है, वायु यानी कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला जो आता है वो दोस्तों मथुरा और आगरा आ जाता है। और जब दोस्तों जो वायु अपरदन दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है वो मथुरा और आगरा में होता है। मैं तो घूमा हूँ तो वहाँ पर देखा भी हूँ कि वायु अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ हवा तेज चलती है, और हवा तेज चलने से दोस्तों मिट्टियाँ जो खिसकती हैं टूटती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। जब किसी दोस्तों मिट्टी में आपको तेज धूप पड़ेगी, यानी कि मिट्टी सूखेगी, फिर उसमें हवा का प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मिट्टी टूट के नीचे गिरेगी। फिर इसके बाद दोस्तों जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र कौन से आता है, तो दोस्तों वो हिमालय का तराई प्रदेश आ जाता है, यानी कि सबसे उत्तरी भाग आ जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में दोस्तों टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन, तो दोस्तों शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों एडिशनल पॉइंट में नीचे क्या आता है कि दोस्तों यानी कि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी उत्तर प्रदेश में जाना जाता है दोस्तों, वो ठूंड मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है, वो रेगुर, करेल और दोस्तों कपासी मृदा के नामों से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर देखते हैं इसमें से क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका जो डेटा है यानी कि जो प्रेजेंट डेटा है दोस्तों वो 2023 पर बेसिक है, यानी कि दोस्तों जो एग्जाम में है दोस्तों वो यानी कि अपडेटेड डेटा है। तो इस दोस्तों अपडेटेड डेटा को देखेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट में ये जैसे कि हमारा पहला आ रहा है, तो इसकी पहले कुछ ऊपर के जो एडिशनल पॉइंट देखते हैं इसमें से क्या दिया गया है। जैसे कि इसमें से आपको दिया गया है पहली हेडलाइन, यानी कि उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन्य क्षेत्र दोस्तों उत्तराखंड में चला गया, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोस्तों 6.15% क्षेत्र दोस्तों पर, यानी कि ISFR 2021 के वन आवरण से यानी वृक्षारोपण क्षेत्र कितना है दोस्तों, यानी वृक्षारोपण 3.08 को मिलाकर दोस्तों यह प्रतिशत 9.23% पहुंच गया। अब इसमें से आपको याद करने लायक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मात्र दोस्तों 6.15% क्षेत्र में दोस्तों क्या है, वन आवरण शेष, यानी कि दोस्तों वहां पर वन है, ठीक है। अब दोस्तों वृक्षा आवरण क्षेत्र कौन सा, यानी कि दोस्तों वृक्षा आवरण, तो वो दोस्तों 3.08% है। टोटल मिलाकर दोस्तों 9.23% हो जाता है। ये डेटा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली बात इधर इस पेज से स्टार्ट करें, यानी कि वन नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, ये पुलिस में भी पूछ चुका है, और दोस्तों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, RO के एग्जाम पूछा, ये आपका यानी कि एक एक रिपीटेड है। तो दोस्तों ये रिपीट यानी एक एक बार रिपीटेड मतलब कि एक बार आ चुका है, तो ये दोबारा तिबारा रिपीट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वन नीति के हिसाब से। तो जैसे दोस्तों प्रथम वन नीति दोस्तों 1952 और द्वितीय वन नीति दोस्तों 1988, बस इतना याद रखिएगा। अब जैसे कि इसमें से नीति आपसे पूछ ले, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में की वन नीतियां क्या है, उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन दोस्तों 1998 में हुआ था, यानी दूसरी नीति में, और वर्तमान स्थिति क्या है, तो राज्य वन नीति 2017, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वन नीति दोस्तों 1958 के स्थान पर लाया गया, ठीक है, 2017 को। अब इसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे ये कुछ पॉइंट आ जाते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, ये हमारा थोड़ा इसको और जूम करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें से क्या है दोस्तों, यानी कि बिरोजा एवं दोस्तों तारपीन के तेल की प्रतीपित हेतु चीड़ वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। नीचे है दोस्तों कत्था की
प्राप्ति हेतु खैर वृक्ष का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद रेलवे लाइनों के यानी स्लीपरों के रूप में साल, चीड़ और दोस्तों सागौन, देवदार आदि वृक्षों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि दोस्तों आपने पहले पुरानी जब रेलवे की दोस्तों कभी फिल्म के सीन में देखा होगा या फिर फोटो में देखा होगा, तो दोस्तों रेलवे लाइन के नीचे जो यानी कि पहले लकड़ी की, अब तो पत्थर दिखाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो होता है प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों यानी कि पत्थर डाले जाते हैं। पहले दोस्तों लकड़ी की दोस्तों बीच में बीम्स डाली जाती थी। यानी कागज उद्योग में बेंत एवं बांस का यूज होता है। बेंत दोस्तों और बांस का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको कई बार कई एनटीपीसी में भी पूछा गया है, यानी कि रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों ये बताता हूँ कि दोस्तों यानी कि इमारती लकड़ी के रूप में दोस्तों साल, सागौन का यूज किया जाता है। बीड़ी बनाने हेतु दोस्तों तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तो है इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये बांस और बेंत वाला ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों ये नीचे आने से पहले हम इस साइड का भी पढ़ लेते हैं। तो ये इधर हमारा क्या दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा दिया गया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट क्या है, यानी कि दोस्तों ISFR 2021, ये भी आपके लिए शॉर्टकट जैसे पूछ ले, फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो उत्तर प्रदेश की वन नीति स्थिति रिपोर्ट ये आपको बताना है। अब इसमें से जैसे दोस्तों यानी कुल आवरण क्षेत्र दोस्तों वो इतना है, आप याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों 6.15% मैंने अभी आपको बताया। फिर दोस्तों अति सघन वन जो है दोस्तों वो 1.09% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का वो डेटा दिया गया है। मध्यम सघन दोस्तों वो 1.67 कुल भौगोलिक क्षेत्र का, और दोस्तों खुले वन का 3.39 कुल भौगोलिक क्षेत्र का। तो दोस्तों ये वाला डेटा आपको कोई जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगा। क्षेत्रफल दोस्तों जिसमें से झाड़ियां आती हैं दोस्तों, इसमें इसका इतने वर्ग किलो यानी 563.38 वर्ग किलोमीटर जो कुल क्षेत्र आता है दोस्तों वो 0.023%, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है वन के मामले में। फिर इसके बाद दोस्तों यहां से पढ़ते हैं अधिकतम वन क्षेत्र, ये आपके इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, जैसे आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम वन क्षेत्र यानी प्रतिशत वाले जिले कौन से, पहले सोनभद्र, फिर चंदौली और चित्रकूट, यानी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, फिर चंदौली में है, फिर चित्रकूट में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। न्यूनतम जैसे आपसे पूछ ले तो सबसे कम दोस्तों देवरिया में है, फिर दूसरा मैनपुरी में है, और नहीं सॉरी दोस्तों उल्टा हमने बोल दिया, सबसे कम भदोही में है, फिर मैनपुरी में है, फिर इसके बाद देवरिया में है। ऐसे याद रखना है। तो सबसे कौन, जैसे अब आपसे जैसे प्रश्न पूछा जाए सबसे अधिक दोस्तों सोनभद्र, यानी कि आपको क्या बताना है, सबसे अधिक सोनभद्र, सबसे कम भदोही, ये आपको बताना है। अच्छा दूसरे नंबर में दोस्तों चंदौली और मैनपुरी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लेकिन याद कर सकते हैं आपकी स्मार्टनेस के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आता है इसमें से, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्या हैं। तो कौन सा जिला है, पहली बात तो सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी, फिर इसके बाद दोस्तों मिर्जापुर आता है। इसमें दोस्तों तीन तीन दिए गए हैं, लेकिन आप कोशिश करना एक या दो याद करने की। और ये दोस्तों डेटा मुश्किल से आपके दिमाग में 7 या 5 से 6 दिन 7 दिन रहता है, लेकिन इसको जब 2-3 बार रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। फिर इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से, भदोही, मऊ, मैनपुरी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है उष्ण पड़ यानी कटिबंधी आद्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, और दोस्तों उष्ण कटिबंधी कटीला दोस्तों झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों वन के प्रकार, ये कितने टाइप के वन के प्रकार पाए, 3 टाइप आप बता सकते हैं। आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये सब डेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे देख लेते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव दोस्तों ये क्या है, यानी कि वन महोत्सव उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों पेज उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा या वीडियो को टेढ़ा करके देखिएगा। प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, जुलाई 1952 में। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 यानी 7 जुलाई के बीच, यानी कि 1 सप्ताह तक चलता है, बढ़िया। फिर इसके बाद दोस्तों वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या था, तो दोस्तों वृक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों, वृक्ष का अर्थ यानी वृक्ष का अर्थ है जल, और जल का अर्थ दोस्तों रोटी है, और रोटी का ही दोस्तों जीवन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों बुक में दोस्तों लिखा ही है तो उसे पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इसमें से दिया गया है, अब उस साइड की रिपोर्ट ना पढ़ के पहले हम ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो वो दोस्तों कार्यक्रम क्या है, जैसे सामाजिक वानिकी दोस्तों कार्यक्रम है, योजना 1979 में चला। बांस रोपण वन सुधार दोस्तों योजना 2007 और 8 में दोस्तों। वृक्षारोपण दोस्तों विस्तार 2007 और 8 में है। लखनऊ वृक्षारोपण दोस्तों परियोजना 2004 और 5 में है। सृगन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005 और 6, और दोस्तों यानी कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना दोस्तों 2007 और 8 में चला। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वन श्रमिकों कल्याण आर्थिक समूह बीमा योजना का प्रारंभ दोस्तों 1989 और 90 के बीच में। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट यानी कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़े एग्जाम की तैयारी भाई इसको आप गौर से देखिएगा, आपके एग्जाम यहीं से फंसते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश की प्रमुख उद्भिद जिले क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबके लिए। यानी कि दोस्तों बेंत, फर्नीचा, माचिस, कत्था और प्लाईवुड उद्योग तो दोस्तों कहाँ पर है, बरेली
और दोस्तों नजीबाबाद एवं दोस्तों यानी कि ज्वालापुर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद कागज दोस्तों सहारनपुर एक ही जगह है। लकड़ी की खिलौने दोस्तों सोनभद्र और वाराणसी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खेल का दोस्तों सामान मेरठ में है दोस्तों। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, यानी खेल का सामान आपको मेरठ मिल जाएगा। बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने दोस्तों वो मिर्जापुर झांसी बरेली सहारनपुर, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये देखो ये एक स्लोगन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके यानी कि प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुआ। विशेषता क्या है इसकी, तो दोस्तों 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया था। फिर इसके बाद वर्ष वित्तीय 2019 और 20 में दोस्तों 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न हुआ, यानी कि यूपी में इतने वृक्ष कम होने के बावजूद भी हम लोगों ने इतने वन लगाए, फिर भी दोस्तों हमारी दशा सबसे खराब है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश वन्य जीव, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यानी कि दोस्तों आप कोई भी एग्जाम का मतलब दोस्तों आप सेंट्रल और स्टेट कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम देता है वन्य जीव यानी कि उत्तर प्रदेश वन्य जीव नीति से आपके प्रश्न 100% बनते हैं और एक प्रश्न कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों एक प्रश्न के लिए आपको पढ़ना तो बहुत सारा पड़ता है, लेकिन याद भी रहता है आपके दिमाग में, तो उसका भी फोकस कीजिएगा। अब इसमें से क्या आता है, देश के प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन उत्तर प्रदेश 1956 में की गई, इंपॉर्टेंट है 56 में कीजिए, ये पीसीएस और आरओ के लिए। फिर इसके बाद वन्य जीव परीक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति सघन वन्यजीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों वन विहार पक्षी विहारों की विकास करना है। अब इसका दोस्तों शॉर्ट में देखते हैं, यानी छोटा छोटा करके देखते हैं। अब ये आता है, अब यहाँ से पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य, तो क्या आता है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है, यानी कि अमनगढ़ आ जाता है दोस्तों, रानीपुर आ जाता है। फिर इसके बाद तो कितना 1 2 3 4 याद रखिएगा, 4 हैं, यानी कि जो बाघ अभ्यारण्य वो 4 हैं उत्तर प्रदेश में, नाम भी याद रखिएगा, या अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से उत्तर प्रदेश में प्रमुख चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर को यानी कि नवाब वाजिद अली शाह यानी कि जूलॉजिकल गार्डन दोस्तों लखनऊ अच्छा है, अगर आप लखनऊ में रहते हैं या आसपास रहते हैं कहीं जाएं तो जरूर देखिएगा, मैं तो घूम चुका हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शहीद आशफ उल्ला खान प्राणी उद्यान, दोस्तों ये गोरखपुर में है, योगी जी के बाबा जी के घर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कानपुर प्राणी उद्यान, दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है। तो ये दोस्तों 3 जगह हैं, तो 3 जगह में आप कहीं भी घूम सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ से अब यानी पढ़ाता हूँ, यहाँ से जैसे क्या आता है, इसको थोड़ा छोटा, जैसे आपको जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके वजह से आप यहाँ से पढ़िएगा। तो अब आपसे इसमें से पूछा जा रहा है, ये दोस्तों बहुत शॉर्टकट में दिया गया है, बहुत छोटा छोटा दिया गया है, यानी कि आपको दोस्तों अगर आपका इतना बड़ा सिलेबस है तो मैं आपका इतना छोटा सिलेबस कर दिया हूँ उत्तर प्रदेश का, यानी कि आपको बहुत कुछ तो पढ़ाने को मिलता होगा, लेकिन जो सिलेबस हुआ दोस्तों आपका इतना छोटा हो गया। तो चलिए ये पढ़ते हैं। तो इसमें से क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार दोस्तों ये 11 है, ये यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट, इसका नंबर जरूरी है कि जैसे आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार में कितने दोस्तों हैं, तो वो दोस्तों 11 है, इनकी संख्या कितनी है, 11 है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार दोस्तों ये चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार दोस्तों ये वाराणसी में है। किशनपुर दोस्तों वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार दोस्तों चित्रकूट में है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, यानी कि नीचे आता है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि कतरनिया घाट वन्यजीव विहार दोस्तों बहराइच में है। और दोस्तों सोहलेन वन्यजीव विहार दोस्तों बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है। फिर इसके बाद सुहागी बारवा वन्यजीव विहार दोस्तों महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार दोस्तों मेरठ, हापुड़ा, बिजनौर, अमरोह और दोस्तों मुजफ्फरनगर में है। कैमूर वन्यजीव विहार दोस्तों मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्या आता है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार दोस्तों ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार दोस्तों आगरा एवं इटावा में है। फिर इसके बाद चंद्रप्रभा दोस्तों वन्यजीव, जहां हमने आपको छोड़ा था वहीं पर आपको लेकर खड़े कर दिए, चंदौली में है। तो ये थी इंपॉर्टेंट। अब इनको देखिएगा। अब आपको नीचे चलते हैं। अब नीचे क्या आते हैं दोस्तों, पक्षी विहार। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार है दोस्तों, 14। ये यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14, इनके नंबर याद जरूर रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो 14 है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसमें से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है पढ़ाने में, तो आप जरूर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ आ रहा है तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंस भी मालूम तो नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपके जो साथी पढ़ते हैं, देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, तो उनको भी कुछ फायदा मिलेगा। अगर इनके विषय में कुछ और भी डिटेल जानते हैं तो उन डिटेलों को भी टाइप कीजिएगा दोस्तों, इससे आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। यानी कि आपको कुछ आता है तो आप इसका मतलब दोस्तों उसको शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों। आपको दोस्तों शेयर करने से ज़्यादा दोस्तों वो आपके लिए प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा।
अब पढ़ते हैं दोस्तों पक्षी विहार के विषय में कितने हैं, वो 14 हैं। तो दोस्तों विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों कहाँ, महोबा में है। पर्वतीय दोस्तों अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों आगरा इटावा में है। सामना पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों ये मैनपुरी में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यानी बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों संत कबीर नगर में है। शेख झीला पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण दोस्तों जो सुराह ताल पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों वो बलिया में है। इधर देख लेते हैं दोस्तों पक्षी विहार। ईसर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों ये यानी कि कहाँ है, उन्नाव में। यानी कि समरपुर पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों रायबरेली में है। पटना दोस्तों यानी कि वन्यजीव विहार दोस्तों एटा में है। लाख बहोशी यानी कि वन्यजीव विहार दोस्तों कन्नौज में है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी शांडी पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों हरदोई में है। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव दोस्तों ये विहार कहाँ है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध वाला और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला, और भी कुछ है दोस्तों उनको इंपॉर्टेंस करिए, बाकी दोस्तों आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब इसके नीचे कुछ दिया गया है, इसको ये हेडलाइन दिए गई यानी कि इस छपा हुआ है, इसको देखते हैं क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की दोस्तों फॉरेस्ट। फिर इसके बाद है स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के तहत दोस्तों इसमें से क्या है, उपयुक्त अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जिला जिसमें से लखीमपुर खीरी। 2 अन्य टाइगर रिजर्व दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और शाहजहांपुर आजमगढ़ टाइगर रिजर्व जो जिला दोस्तों बिजनौर का विवरण भी दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अरे का या कट कट कर नेक्स्ट आते हैं हमारा, इसमें से आता है उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां। तो दोस्तों ये प्रजातियां उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जिसमें से दोस्तों क्या आता है, हिल्सा, इली, शॉल, क्यूचिपा, तेगना, ट्राउट, पहा यानी पाढ़नी पढ़नी बोलते हैं, लाबी, रशेला, ब्रिगाल, मांगूर, रेहू, सिंघी, कट्टा, मत्स्य, वित्तल। अगर आप लोग खाते होंगे तो इनके नाम भी जानते होंगे। फिर इधर देख लेते हैं, इधर क्या आता है, इधर पढ़ लेते हैं। इधर दोस्तों हमारा दी गई, ये दोस्तों पहले इधर नीचे पढ़ते तभी समझ में आएगा। इधर हाँ, ये क्या है कि वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो क्या है दोस्तों, मयूर संरक्षण के दोस्तों वृंदावन मथुरा आता है। कछुआ पुनर्वास योजना दोस्तों गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए दोस्तों कछुओं का संरक्षण हेतु। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ से घड़ियाल दोस्तों प्रजनन पुनर्वास योजना क्या है, तो मगरमच्छ दोस्तों एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, इधर हमारा खत्म ना हो तो ये क्या आता है दोस्तों यहाँ से, यानी कि इटावा सफारी पार्क दोस्तों प्रमुख तत्व क्या है दोस्तों, तो इटावा जो सफारी पार्क दोस्तों शेर, हिरण, हाथी, तेंदुआ और भालू ये सारे मिलते हैं इटावा में है। स्थापना दोस्तों का पर्यटन विकास हेतु दोस्तों एशियाई शेरों को दोस्तों वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों। फिर इसके बाद एडिशनल पॉइंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हिस्सों इसमें है कि इसमें से आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार दोस्तों चंदौली यानी चंद्रप्रभा यानी वन्यजीव विहार आता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान आता है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी आता है। वर्ष 1987 और 88 में बाघ परियोजना शामिल उद्यान दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया दोस्तों पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा एवं सप्ताह। दोस्तों अगर इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आते हैं। ये यहाँ से पढ़ने के बाद ये पहले हम एक तरफ से पढ़ते हैं, तो एक तरफ से क्या है, उत्तर प्रदेश में रामसर एवं आदिभूमि कितने 10 हैं, तो ये आप याद रखिएगा, 10 नंबर याद रखिएगा। इसकी डिटेल भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछ लेता है आपसे। तो दोस्तों उन्नाव यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा पार्वती यानी आरगा पक्षी विहार, मैनपुरी सामान पक्षी विहार दोस्तों, रायबरेली यानी कि सामानपुर पक्षी विहार आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यानी कि बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों जो संत कबीर नगर जो जून 2021 में शामिल, इसको ऐड किए गए शामिल किए गए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं हरदोई यानी सांडी पक्षी विहार आता है दोस्तों, सांडी पक्षी विहार, तो ये दोस्तों क्या हो हरदोई में है। इटियावा दोस्तों यानी कि सरसई नवार झील आता है। आगरा शूर सरोवर आता है। ऊपरी गंगा नदी दोस्तों ब्रजघाट से नरोरा तक आता है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों मुजफ्फरनगर और बिजनौर यानी कि दोस्तों हैदरपुर आदिभूमि जो आ जाती है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें से उत्तर प्रदेश की दोस्तों नदियाँ, तो दोस्तों ये थे ऊपर उत्तर प्रदेश के यानी कि दोस्तों रामसर भूमि और क्या पढ़ा चुके हैं आपको
उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार, ये आपके दोस्तों हमने पढ़ा चुके हैं। वीडियो की इंपॉर्टेंस बताइएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। अब इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों से आपके प्रश्न पूछता है, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो उसमें नीचे तो कुछ भी दिया गया है, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर की जो हेडलाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे दिया गया दोस्तों, नदियों के उद्गम यानी स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियाँ 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से पहली कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरी है गंगा मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरी दोस्तों प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ गंगा यमुना। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इनका दोस्तों बहाव उत्तर से हिमालय तक, दक्षिण विंध्याचल पर्वत तक निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नदियों में से दोस्तों घाघर आती है, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन और दोस्तों धशान उल्लेखनीय है। इन उल्लेखनीय का मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। फिर इसके बाद ये पढ़ते हैं। तो अब इसमें से हम एक एक वाइज पढ़ते हैं, यानी तीन भागों में डिवीजन। तो 3 भागों में दोस्तों पहला डिवीजन क्या देखते हैं? हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो उसमें दोस्तों गंडक और यानी राप्ती आती है। फिर इसके बाद दोस्तों गंगा भी आ जाती है, रामगंगा भी आती है, यमुना आती है, काली शारदा आती है और घाघर आती है। अब नीचे देखते हैं इसमें से कौन सी आती है। इसमें से जो दिया जा रहा है आपसे, यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों एम, कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, याद रखिएगा। फिर इसके बाद या इधर आते हैं, इधर हम देख लेते हैं। इधर से जैसे अब इसमें से दोस्तों पूछा मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख। मैदानी भागों से निकलने वाले का मतलब होगा तो दोस्तों यानी कि मैदान से, यानी कि दोस्तों कभी भूकंप आया होगा तो हो सकता है एक नाली, गड्ढा कुछ भी बन गया और झील बन गई हो, उसी झील से एक नाली निकल जाती है, वही दोस्तों मैदानी भागों से निकलने वाली नदी आती हैं। तो इसमें से क्या आती है दोस्तों? एक गोमती आ जाती है, एक तरुणा आ जाती है, एक यानी पांडो आ जाती है, पांडो, एक शाई आ जाती है, एक ईशान आ जाती है। ये याद है, रखिए आप। फिर इसके बाद दोस्तों ये एक इमेज आप दिमाग में बिठा रखिएगा, जैसे कि दोस्तों इसमें से ये यानी कि गंगा नदी ये निकल गई है ऐसे करके ऐसे करके। अब इसमें से इधर दोस्तों यमुना मिलती है, रामगंगा, गोमती, फिर इसके बाद दोस्तों घग्गर, फिर इसके बाद गंडक, फिर इसके बाद कोशी, फिर इधर सोन, टोन्स, ये दोस्तों मिल के पूरा एक गंगा नदी में मिलती हैं, जो कि दोस्तों कोई कहाँ से निकलती है गंगा नदी? ये हिमालय पर्वत से। ये देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत का इमेज बना है, आप ऐसे देख लीजिए, पर्वत ऐसे है नहीं, वैसे बुक वालों ने ऐसे भी छापा हो, आपको पढ़ने से मतलब। तो ये आप समझ लीजिएगा इसको, यानी फिगर आपके दिमाग में बिठाइएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन इनको दिमाग में बिठा के रखिएगा। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं आप, उत्तरी किनारे से गंगा से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, फिर इसके बाद दोस्तों बागमती, तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां दोस्तों यमुना, टोन्स एवं सोन आती हैं। इंपॉर्टेंट हो गया। अब इधर देख लेते हैं, यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तत्व मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं। उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? गोमुख, गंगोत्री, हिमनद आता है। उद्गम स्थान दोस्तों, जो मुख्य धारा का नाम दोस्तों भागीरथी है, हमेशा हम कहते हैं भागीरथी नाम आता है। संयुक्त धारा दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग के संगम में जो कि आगे दोस्तों मिलती हैं। अब इसमें दोस्तों तटीय शहर कौन सा है? यानी गंगा नदी की दोस्तों तटीय शहर, गंगा नदी है इंपॉर्टेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके 90% बनते हैं। अब दोस्तों फर्रुखाबाद आता है, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये दोस्तों और भी कई सारे शहर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से वो इतने हैं। फिर इसके बाद इधर देखते हैं विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक दोस्तों ये नदी जाती है हमारी गंगा। डेल्टा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? यानी कि 1400 यानी 1450 किलोमीटर, जो कि दोस्तों प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद इधर देखते हैं, अब इसमें से आपके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। वैसे झीलें सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। तो हम एक तरफ से पढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर एक मिनट, हाँ अपने वीडियो को हम जूम करते हैं, जूम करके ही पढ़ पाएंगे। तो अब इधर देख लेते हैं, जूम नहीं करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके हम आपको पूरा पढ़ाते हैं एक साथ, तो थोड़ा सही लगेगा। आप ऐसे करके, अब इसमें से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों आगरा, तो दोस्तों कीठम सूर सरोवर, रामपुर गौर झील, शाहजहाँपुर यानी कि बड़ा ताल गोरखपुर, फिर झांसी दोस्तों बरुआ सागर इंपॉर्टेंट है, उन्नाव दोस्तों कुंद्रा समुद्र ये भी इंपॉर्टेंट है, महोबा का दोस्तों यानी कि मदन सागर ये भी इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर का दोस्तों तांडा नदी ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद दोस्तों आता है इधर बलिया का दोस्तों यानी कि सुराह ताल आ जाता है,
लखनऊ का दोस्तों करेला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रायबरेली का दोस्तों यानी कि शमपुर झील, ये भी इंपॉर्टेंट। मथुरा का दोस्तों राधा कुंड, ये और भी इंपॉर्टेंट है। कानपुर का दोस्तों यानी कि बल्हापार, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर का दोस्तों यानी कि दोस्तों राजा बांध, पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाराणसी का दोस्तों औंधी ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे देख लेते हैं, नीचे याद आता है दोस्तों महोबा यानी बेला सागर झील जो आता है। कानपुर का दोस्तों यानी मोती झील आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहराइच दोस्तों चित्तौर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर का दोस्तों रामगढ़ ताल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ का दोस्तों शेख झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर नगर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्या नाम है अम्बेडकर नगर का, तो दोस्तों ये यानी कि दरबन झील आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है, अब इसमें से पढ़ लेते हैं, यानी कि यमुना नदी के दोस्तों उत्तर प्रदेश में विशिष्ट तथ्य, मतलब यमुना नदी के विशिष्ट तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उद्गम क्षेत्र जो है दोस्तों यमुनोत्री हिमनद यानी बंदरपुर के पश्चिम घाट से बंदरपुर याद रखिएगा आप। अफवाह क्षेत्र दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। सहायक नदियां मिलती हैं दोस्तों चंबल इटावा के पास है। बेतवा हमीरपुर के पास दोस्तों, केन आता है जो बांदा के दोस्तों पास है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि दोस्तों यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख स्थल कौन सा है दोस्तों, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कल्पी, हमीरपुर, कौशाम्बी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इधर पढ़ते हैं, इसमें से यानी कि राप्ती नदी आता है दोस्तों। राप्ती नदी कौन सा है दोस्तों, उद्गम स्थल दोस्तों यानी रुकुमकोट नेपाल। प्रमुख सहायक नदी दोस्तों रोहिणी। संगम दोस्तों घग्गर नदी बहराइच नामक दोस्तों स्थान देवरिया जिले में है जो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है घग्गर नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो दोस्तों क्या आता है, उद्गम दोस्तों यानी कि माप चुंगो जो हिम्मत तिब्बत पर है। सहायक नदी दोस्तों यानी कि दोस्तों करनाली, शिख, टीला, शेटी, बेरी, राप्ती एवं दोस्तों छोटी गंगा। अन्य नाम क्या है दोस्तों, सरयू नदी है। किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर कौन सा है दोस्तों, अयोध्या, सरयू की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। संगम दोस्तों नदी के दोस्तों छपरा बिहार से, यानी गंगा नदी से छपरा बिहार तक। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, ये है हमारा, इसमें से पूछा गया है दोस्तों उद्गम यानी कुमाऊं हिमालय यानी कि मिलाद हिमनद। दोस्तों प्राकृतिक सीमा क्या है, तो दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल आता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों सांप भीति टेढ़े मेढ़े मार्ग जो से प्रभावित होती है। शारदा नदी की जो विशेष तथ्य क्या है दोस्तों, तो ये शारदा नदी के हम सारे विशेष तथ्य पढ़ रहे हैं। और दोस्तों प्रारंभिक नाम क्या है, यानी काली गंगा, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। मैदानी प्रवेश है दोस्तों वो ब्रह्मदेव स्थल के निकट से। और दोस्तों संगम यानी कि दोस्तों यानी घग्गर नदी से दोस्तों बहराम घाट के निकट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इधर देखते हैं ये क्या दिया गया है हमारा, हाँ ऐसे पेज को छोटा करके फिर इसका आपको पढ़ाते हैं। ये पहले हम साइड में इसके देख लेते हैं दोस्तों, गोमती नदी को भी देख लेते हैं तो ऊपर का पूरा हमारा पार्ट हो जाए। गोमती नदी, अब गोमती नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि दोस्तों फुलहर झील जो पीलीभीत जिले से है। अफवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, ये इसमें से आता है पीलीभीत यानी कि शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं गाजीपुर, या बहुत सारे दोस्तों शहर आते हैं। किनारे पर दोस्तों अवस्थित प्रमुख नगर क्या है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। संगम दोस्तों कौन सा आता है, गंगा नदी की दोस्तों कैथी, गाजीपुर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर आते हैं दोस्तों विशिष्ट क्या आ जाते हैं, इसमें से दिए दोस्तों विशिष्ट तत्व क्या है, यानी केन नदी और दोस्तों बेतवा नदी। अब इधर जो इधर का पार्ट चलेगा दोस्तों वो बेतवा नदी, उधर का दोस्तों केन नदी। तो सबसे पहले बेतवा नदी हम चेक करते हैं, इसमें से क्या है, उद्गम दोस्तों इसका कुमरा गांव यानी कि दोस्तों यानी क्या आता है, इसमें से दोस्तों यानी कि कुमरागांव रायसेन मध्य प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में अफवाह क्षेत्र यानी अफवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि बेतवा कितने कितने जिलों से नगरों से निकल कर जा रही है और अपना कितना फैलाव फैला रही है, इसकी बात की जा रही है। फिर इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में अफवाह क्षेत्र यानी झांसी, औरैया, जलौनपुर, हमीरपुर आ जाता है। संगम दोस्तों क्या क्या है, यमुना नदी हमीरपुर में। फिर इसके बाद संस्कृति के नाम क्या है दोस्तों, यानी कि वेत्रवती। प्रमुख बांध दोस्तों राजघाट बांध, अन्य नाम से दोस्तों राजनी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। अब केन नदी की जो इंपॉर्टेंट उद्गम दोस्तों कैमूर की पहाड़ी है, उपनाम दोस्तों कर्णवती। संगम दोस्तों यमुना नदी से भोजपुर के निकट बांदा में। ये हो गए इंपॉर्टेंस पॉइंट। अब दोस्तों इधर आते हैं हम, इधर जैसे आपको प्रश्न बन जाता है चंबल नदी की विशेष तथ्य, तो चंबल नदी की विशेष तथ्य हम पढ़ेंगे। अब इसमें से दोस्तों देखते हैं चंबल की नदी की विशेष तथ्य, जिसमें से दोस्तों इनकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों विशेषता ये है दोस्तों अवनारिका अपर्दन एवं दोस्तों बीघड़ों के लिए प्रसिद्ध, यानी बीघड़ इलाके से निकलती है। उद्गम दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, यानी कि जना पावा पहाड़ी दोस्तों जो महू यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसमें से दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ क्या है दोस्तों, काली, सिंध, पार्वती, बानास आती है। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रमुख बांध क्या आता है, तो गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर है। बांध राणा प्रताप सागर और दोस्तों बांध आता है, और जवाहर सागर बांध आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है संगम दोस्तों यमुना नदी से दोस्तों इटावा जिले में दोस्तों संगम यानी कि मिलती है। फिर सीमा निर्धारण आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दोस्तों राजस्थान के मध्य में आता है। अब इधर आता है दोस्तों टोंस नदी, तो दोस्तों ये सारा स्पेशल यूपी के लिए है, तो दोस्तों यूपी में ही चलेगा।
फिर इसके बाद उद्गम आता है दोस्तों, यानी कि तारकुंडा कैमूर श्रेणी जो दोस्तों मध्य प्रदेश में आता है। प्रमुख सहायक नदी दोस्तों बेलन आ जाता है। संगम क्या आता है, संगम नदी दोस्तों सिरप्पा यानी प्रयागराज आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी झांसी जिले के दोस्तों प्रमुख तत्व क्या आते हैं, तो दोस्तों परीक्षा परीक्षा दोस्तों यानी कि बांध बना है, जिसमें से क्या है प्रमुख ये बांध ही यानी झांसी जिले में प्रमुख बांध है परीक्षा बांध आता है जो दोस्तों बेतवा नदी पर है। फिर इसके बाद यानी कि पथराई, जो दोस्तों पथराई बांध है वो दोस्तों पथराई और दोस्तों यानी कि सुखनाई नदी पर है। फिर दोस्तों माता टीला बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है। और दोस्तों सुकमा डुकमा जो दोस्तों बांध है वो दोस्तों वो भी बेतवा नदी पर है। तो ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद इधर देखते हैं दोस्तों, इधर यानी कि प्रश्न थोड़े ही बचे हैं, एक यही पेज हमारा बचा है, इसी में खत्म हो जाएगा हमारा वीडियो भी। तो अब इसमें से क्या आता है दोस्तों, प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश यानी कि दोस्तों मिर्जापुर ललितपुर। तो इसमें से कौन से आते हैं मिर्जापुर ललितपुर में, जैसे दोस्तों आता है यानी कि जिरगो, जिरगो दोस्तों क्या आता है प्रमुख बांध दोस्तों ये नदी पर है ये। फिर इसके बाद दोस्तों अहरौरा ये दोस्तों गहराई नदी पर है। मेजा तो ये दोस्तों बेलन नदी पर है। यानी कि अधवा ये दोस्तों अधवा नदी पर है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है यानी कि सिरसी ये दोस्तों यानी कि बखेर नदी पर आता है। जामनी दोस्तों ये जामनी नदी पर आता है। रोहिणी दोस्तों रोहिणी नदी, देखो दोस्तों अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब इधर दोस्तों ललितपुर का चल रहा है, इधर दोस्तों मिर्जापुर का चल रहा था। तो जामनी रोहिणी और दोस्तों यानी कि शाहजाद ये सारे ललितपुर में आते हैं। गोविंद सागर दोस्तों जो आता है ये भी दोस्तों कहाँ पर यानी कि शाहजाद नदी पर आता है। सहजनाम दोस्तों ये सहजनाम नदी पर आता है। राजघाट दोस्तों ये बेतवा नदी पर आता है। तो ये आपके हो गए। फिर आते हैं दोस्तों अन्य प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यानी कि मुंशाखंड चंदौली में, कर्मनाशन नदी पर जो आता है दोस्तों गढ़वा दोस्तों ये चित्रकूट में आता है। महोदा दोस्तों हमीरपुर में आता है। बिरहम नदी दोस्तों बिरहम नदी पर आता है, यानी महोदा का हमीरपुर और बिरहम नदी पर आता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि सलारपुर, तो ये दोस्तों महोबा पर कर दिया गया दोस्तों, कर नदी पर दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है चंद्रप्रभा, तो दोस्तों चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर है, मैंने आपको पढ़ा चुका। फिर इसके बाद कन्हार आता है, सोनभद्र में कन्हार नदी पर आता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये भी टाइप कीजिएगा कि दोस्तों आप इस उत्तर प्रदेश के किस जिले से किस तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो वहाँ की कोई फेमस चीज़ हो तो ज़रूर उसको दोस्तों बताइएगा। दोस्तों बच्चों का जीके तैयार हो रेडी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप दोस्तों किस जिले से और वहाँ की क्या प्रमुख प्रमुख विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों ये आता है कि उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही थे, सारे दोस्तों फैक्चुअल प्रश्न थे। ये फैक्चुअल हैं, इनमें दोस्तों कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इनको पढ़ना ही पड़ता है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं, यानी कि गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। तो गंडक परियोजना याद है, गंडक परियोजना ये दोस्तों गोरखपुर और कहाँ दोस्तों महाराजगंज और दोस्तों कुशीनगर और देवरिया, ये दोस्तों लाभान्वित एरिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें से 5 है। क्या है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी पिपरी सोनभद्र आता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों एक गंडक परियोजना, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एवं दोस्तों बिहार नेपाल इनमें सम्मिलित है। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा यानी कि यमुना नदी पर पेयजल पे है दोस्तों। रामगंगा परियोजना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट दोस्तों यानी कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। फिर इसके बाद राजघाट परियोजना दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोस्तों संयुक्त परियोजना यानी बेतवा नदी पर है। फिर इसके बाद दोस्तों इधर देखते हैं, अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है यानी कि उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों ये मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसका पूरा सारांश होगा। तो क्या होगा, ये दोस्तों कुल संस्थापित दोस्तों क्षमता कितनी है, तो वो दोस्तों तो 31,510.79 मेगावाट है। तापीय ऊर्जा दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों ये कितना है, यानी कि 25,788.14 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना दोस्तों यानी 501.60 मेगावाट है। नवीकरणीय दोस्तों ऊर्जा ये दोस्तों 4,781.05 मेगावाट है। और परमाणु ऊर्जा है दोस्तों वो 440.0 मेगावाट है। ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश विद्युत क्षमता दोस्तों 31 मार्च 2023 का ये डेटा है। डेटा दोस्तों अपडेटेड है, इस वजह से आपके लिए ये प्रश्न और ये वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो इसमें से क्या है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो अवसंरचना विकास है, सड़क मार्ग तथा संरचना सुविधा विकास प्रमुख जो दोस्तों प्राथमिक की जा रही है वो उत्तर प्रदेश परिवहन प्रमुख सड़क साधन रेल वायु जल, यानी उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो दोस्तों परिवहन है वो 15 मई 1947 को प्रारंभ हुआ। तो डेट में ये इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो पढ़ने के बाद आपको ये पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। अब इसमें दोस्तों डाकघर दिया गया है, दूरदर्शन में दिया जाएगा, आकाशवाणी आ जाती है और दोस्तों हवाई अड्डा आ जाता है जो कोई दोस्तों जो पहला उत्तर प्रदेश में चालू इलाहाबाद से नैनीस चला था और दोस्तों जिसकी राजमार्ग प्राधिकरण 2004 को स्थापित हुआ था। अब इसके बाद नीचे आते हैं,
तो जैसे नीचे आते हैं, इसमें से क्या लिखा है, यानी कि लोक निर्माण आयुक्त अंडरक्षित, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कुल राजमार्ग। इससे वैसे रिलेशन से क्वेश्चन जितना आदि नहीं, जितना भी आएंगे दोस्तों मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आपसे क्या पूछा, यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे की ये दोस्तों कुल लंबाई है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, यानी कि दोस्तों 165.537 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे है। पूर्ण नाम दोस्तों ताज एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। के अंतर्गत आने वाले जो जिले होते हैं, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर आता है, अलीगढ़ आता है, मथुरा आ जाता है, हाथरस आता है एवं आगरा आ जाता है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, गंगा एक्सप्रेस। तो गंगा एक्सप्रेस में क्या है, इसकी लंबाई दोस्तों 594 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर आता है। इससे कितने जिले दोस्तों इससे प्रभावित होने लाभान्वित होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोह, फिर इसके बाद संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, बरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज, ये दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। विशेष रूप से दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में मेरठ और पूर्वी भाग में दोस्तों प्रयागराज से जोड़ने हेतु ये जो प्रोजेक्ट चला था गंगा एक्सप्रेस, इससे रिलेटेड है। अब इसमें से आता है दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में है वो दोस्तों 302.22 किलोमीटर है। लाभान्वित जिला अगर देखा जाए तो इसमें से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर और नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ आते हैं। और फिर इसमें देख लेते हैं, तो जैसे इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस आ जाता है, लंबाई दोस्तों 341 किलोमीटर। आपसे क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा या फिर इससे प्रभावित वाले जिले पूछेगा। तो दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस में गाजीपुर से लखनऊ के मध्य इसको विकसित किया गया है। लखनऊ आता है, बाराबंकी, अमेठी आता है, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर, ऐसे रिलेटेड जिले आते हैं। अब नीचे बात करते हैं, तो नीचे क्या किससे रिलेटेड आ जाता है, इसमें से जैसे कि आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, क्या बना के जैसे प्रश्न पूछेगा। इसमें से जैसे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आता है, ये उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज हल्दिया तक है दोस्तों। कुल लंबाई 1620 है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट एक मारिएगा कि गंगा नदी से होकर ये गुजरती है दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आता है। अब इसमें से दोस्तों 1 मिनट देख लेते हैं। अब जैसे कि ये हो गया, अब इसके इधर हम देखते हैं, अब इससे रिलेटेड क्या है, उत्तर प्रदेश वायु परिवहन प्रमुख तत्व। तो क्या कहता है, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है दोस्तों वो आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो बमरौली दोस्तों प्रयागराज में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट तो झांसी एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का अगर एयरपोर्ट देखा जाए, बक्सी का तालाब दोस्तों जो कि लखनऊ में है। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डे का विकसित दोस्तों सोनभद्र यानी कि मैनपुर में है। फिर इसके बाद देखते हैं नीचे कि सामरिक यानी महत्व का वायु सेना का अड्डा गोरखपुर है। अब इसके बाद आते हैं फ्लाइंग स्कूल। तो इसमें से फ्लाइंग स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल है आपका, आरओ के हिसाब से, यूपी पुलिस के हिसाब से दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट है वो दोस्तों BR अम्बेडकर मेरठ यानी आता है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी दोस्तों यानी फुर्सतगंज अलीगढ़ आता है। और ये दोस्तों ये सफाई एयरपोर्ट आ जाता है। उत्तर प्रदेश वायुयान, तो देखिए तो वायुयान से रिलेटेड हमारे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे कि आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, और इधर देखो प्रमुख हवाई अड्डे। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कौन आता है दोस्तों, लखनऊ आता है। इसका नाम क्या, अमौसी हवाई अड्डा भी बोला जाता है और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा नाम जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दोस्तों ये कहाँ, यानी बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन दोस्तों जेवर यानी गौतम बुद्ध नगर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन में इस समय चल रहा है फैजाबाद यानी कि हवाई अड्डे का उन्नयन करके दोस्तों। ये निर्माणाधीन से क्या दोस्तों हट गए, लेकिन फिर भी काम चालू है। अयोध्या हवाई अड्डा है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो अभी दोस्तों यानी कि राम के दोस्तों उसमें जन्मभूमि पर अभी इसका अनावरण किया गया है। फिर इसके बाद बमरौली हवाई अड्डा दोस्तों प्रयागराज आता है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर आ जाता है। खेरिया हवाई अड्डा दोस्तों यानी कि आगरा से आ जाता है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर आ जाता है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में आ जाता है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में आ जाता है। झांसी का हवाई अड्डा झांसी में आता है। यानी कि महायोगी गोरखनाथ का हवाई अड्डा दोस्तों गोरखपुर में है। IIT कानपुर हवाई अड्डा दोस्तों यानी कल्याणपुर हवाई अड्डे के नाम से कानपुर में है। बरेली का हवाई अड्डा दोस्तों बरेली में है और फुर्सतगंज का हवाई अड्डा दोस्तों अमेठी में है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या देखते हैं, अब इसमें से आते हैं उत्तर प्रदेश के महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे प्रश्न है दोस्तों हर किसी एग्जाम में कि ना पूछा गया है।
तो इसको थोड़ा निश्चित करते हैं अपने इसको टॉपिक को। हाँ, अब इसमें से देखिएगा कि दोस्तों इस यानी कि सरधाना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में मनाया जाता है। फिर इसके बाद कल्पित महोत्सव और गौतम बुद्ध महोत्सव दोस्तों फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। फिर इसके बाद ताज महोत्सव और दोस्तों राम बरातवत महोत्सव और इसमें से यानी शुक्लहुस महोत्सव हिंदू मुस्लिम दोस्तों ये आगरा में मनाया जाता है। कल्किक महोत्सव दोस्तों संभल में मनाया जाता है, ये वाला आप याद रखिएगा, आगरा वाला हिंदू मुस्लिम एकता। फिर इसके बाद लखनऊ महोत्सव दोस्तों लखनऊ में मनाया जाता है। कबीर उत्सव दोस्तों संत कबीर नगर में मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव दोस्तों कुशीनगर में मनाया जाता है। फिर इधर आइए, आप इधर देखिए, बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव यानी बिठूर में दोस्तों कानपुर में मनाया जाता है। सैफाई महोत्सव दोस्तों इटावा में मनाया जाता है। फिर इसके बाद लठ मार जो होली दोस्तों बरसाना है दोस्तों यमुना महोत्सव यानी कि इसको कहाँ मथुरा में मनाया जाता है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या आता है इसमें से दोस्तों। बुद्ध महोत्सव सारनाथ और गंगा महोत्सव दोस्तों वाराणसी में मनाया जाता है। फिर इसके बाद सोन यानी कि सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। फिर इसके बाद कजली महोत्सव दोस्तों महोबा में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव वाटर दोस्तों स्पोर्ट्स ये प्रयागराज में है। फिर इसके बाद कन्नौज यानी पर्यटनोत्सव दोस्तों कन्नौज में मनाया जाता है। तो आई थिंक ये अब दोस्तों महोत्सव रिलेटेड आपके सारे प्रश्न होंगे। अब नीचे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। अब इसमें से क्या आता है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेले कौन कौन से हैं उनके विषय में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें से हम शुरू करते हैं ऊपर से। तो दोस्तों जैसे कि हरिदास जयंती आता है, ये मथुरा में है दोस्तों, ये मेला लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों इधर क्या आता है, बटवेश्वर मेला जो कि पशु मेला है। ये दोस्तों ऊंट का मेला, नवरात्र गढ़शौर का मेला लगता है दोस्तों, ये कहाँ पर लगता है, कैलाश मेला, ये आगरा में लगता है। सोरो मेला दोस्तों यानी कासगंज में लगता है। सैयद सलार उर्स दोस्तों बहराइच में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। ढाई घाट मेला दोस्तों शाहजहांपुर में लगता है। खिचड़ी मेला दोस्तों गोरखपुर में लगता है। देवी पाटन मेला दोस्तों बलरामपुर में लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों विंध्याचल देवी मेला दोस्तों मिर्जापुर में लगता है। यानी जो शकंभारी देवी मेला है वो दोस्तों सहारनपुर में लगता है। चौंदौली का मेला दोस्तों मेरठ में लगता है। फिर उसमें आ जाइए यानी कि नखटैया मेला यानी रथ यात्रा जिसे ध्रुपद मेला बोलती है वाराणसी में लगता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों यानी कि मकनपुर मेला और रामनगरिया मेला श्रृंगी रामपुरवा या दोस्तों मेला वाराणसी दोस्तों फर्रुखाबाद में लगता है। गोला यानी गोकर्णनाथ मेला दोस्तों लखीमपुर खीरी में लगता है। बेरिया घाट मेला दोस्तों हरदोई में लगता है। देवा शरीफ का मेला दोस्तों बाराबंकी में लगता है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है। दादरी मेला दोस्तों जो कि एक पशु मेला है दोस्तों, ये बलिया जिले में लगता है। फिर इसके बाद नीचे देख सकते हैं गोविंद साहब मेला दोस्तों अम्बेडकर नगर में लगते हैं। यानी कि बल सुंदरी देवी मेला दोस्तों ये बुलंदशहर में लगता है। अब देखते हैं कौन कौन सा छूटा, तो इधर देखते हैं कुछ पॉइंट छूटे हैं। अब जैसे क्या आता है इसमें फल्गुन मेला दोस्तों रामपुर में लगता है। फिर इसके बाद आते हैं यानी शिल्प मेला महाकुंभ मेला अर्धकुंभ मेला दोस्तों आपको सबको पता है दोस्तों प्रयागराज में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ा में लगता है। परिक्रमा मेला और रामायण मेला दोस्तों अयोध्या मेला ये अयोध्या में लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो दोस्तों लोक नृत्य से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, कई सारे एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में यूपी स्पेशल में तो कहीं ना कहीं से तो पूछा ही जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे पीडीएफ और वीडियो बनाने यानी पीडीएफ तो ढूंढा गया है, लाया गया है बुक से। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें से हमारा क्या आता है, इसमें से दोस्तों कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य दोस्तों मिर्जापुर सोनभद्र आता है। कार्तिकी गीत दोस्तों ये बुंदेलखंड में आता है। सहरा नृत्य आता है दोस्तों ये भी बुंदेलखंड में आता है। धोबिया राग नृत्य दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। दीपावली नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड से आता है दोस्तों। इसी दोस्तों बुक से हमने क्या कहते हैं आपके दोस्तों क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं, तो दोस्तों आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। यूपी पुलिस के भी दोस्तों हमने यानी कि आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के हिंदी के पेपर सॉल्व कराया है। और दोस्तों आप आरओ के एग्जाम के लिए दोस्तों ऑलरेडी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों चौरसिया नृत्य दोस्तों जौनपुर आता है। नटवरी नृत्य दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। रायत नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड आता है। पाई डंडा नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड आता है। चारकुला नृत्य दोस्तों ब्रजभूमि आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से क्या है दोस्तों लोकगीत संबंधित क्षेत्र। तो दोस्तों आहला जो गाया जाता है वो बुंदेलखंड में गाया जाता है। और बिरहा दोस्तों पूर्वांचल में गाया जाता है। रसिया दोस्तों ब्रजभूमि में गाया जाता है। और कजरी दोस्तों मिर्जापुर में गाया जाता है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक मैप आपको 4 भागों में डिवाइड करके बना दिया गया है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य संस्थाएं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर संस्थाएं भी तो होंगी जिन पे दोस्तों ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों माध्यम नाट्य संस्था दोस्तों गाजीपुर है। अभिनय ज्योति वाराणसी में है। स्वस्ति मथुरा में है। रूपांतर गोरखपुर में है। नेहरू यानी कि बाल भवन दोस्तों प्रयागराज में है। श्री नाट्यम दोस्तों वाराणसी में है। साधना नाट्य कला दोस्तों गाजियाबाद में है। यानी कि यायवर दोस्तों लखनऊ में है। भारतीय जन नाट्य संघ दोस्तों आगरा में है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें से देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है इसमें से कि दोस्तों उत्तर प्रदेश भाषा विभाग से संबंधित संस्थान। तो भाषा विज्ञान से दोस्तों जहाँ पर भाषा में रिसर्च होती है दोस्तों, उसके नए नए वर्ड सोचे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उन संस्थानों के विषय से टॉपिक है। अब जैसे कि आपसे इसमें से हम पहले इधर पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान दोस्तों कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ है दोस्तों, ये भी दोस्तों लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों क्या, यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की बात करें तो ये भी दोस्तों लखनऊ में ही आपको टिक मारना है, सब में लखनऊ ही है। हिंदुस्तानी एकेडमी दोस्तों ये प्रयागराज में, सब में नहीं मारना, प्रयागराज को भी याद रखिएगा। तो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है, ये प्रयागराज में, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा यानी कि आपको डिफरेंट प्रश्न है। फिर उत्तर प्रदेश यानी संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी दोस्तों ये भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, ये भी दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब आता है उत्तर प्रदेश के दोस्तों साहित्य और दोस्तों साहित्यकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी पुलिस के हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये दोस्तों यानी कि अब हिंदी है, हिंदी उसमें आ रही है 37 नंबर की। तो दोस्तों अगर यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको फिर बार बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा इसको देख कर। तो इसमें से आते हैं दोस्तों, जैसे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों वृंदालाल वर्मा, तो दोस्तों मृगयानी झांसी की रानी के लिए दोस्तों इन्होंने इसकी रचयिता है। फिर इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, कबीर दास दोस्तों आते हैं, जो कि सखी, सबद और रमैनी के लिए। हरिवंश राय बच्चन दोस्तों मधुशाला, मधुबाला, निशा और निमंत्रण। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों जैनेन्द्र कुमार, ये किसके लिए है, साहित्य, चयन, परख, सुनीता। फिर इसके बाद फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, यानी कि वातायन। इनका जो मेन इससे टॉपिक आता है दोस्तों, ध्रुव यात्रा से प्रश्न पूछ लेता है। तो किसकी लिखी है, जैनेन्द्र की लिखी हुई है। सूरदास से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी और भी कई सारे आते हैं। राहुल सत्रकान दोस्तों वोल्गा, यानी कि वोल्गा से गंगा दोस्तों, ये राहुल सत्रकान की दोस्तों लिखी हुई है पाठ, यानी कि जो साहित्य लिखा गया है, इनसे दोस्तों ये प्रश्न आता है। और फिर इसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों सरस्वती यानी कि मासिक पत्रिका के जो संपादक थे। रैदास दोस्तों बाबी नामक यानी फुटकल छंदों की रचना की थी। फिर इसके बाद आता है गोपाल दास सक्सेना दोस्तों नीरजा के लिए जान जाते हैं, यानी कि कारवां गुजर गया, इसके लिए दोस्तों ये राइटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, इसमें से अयोध्या यानी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का अगर देखा जाए तो दोस्तों ये किसके लिए दोस्तों जान जाते हैं, हरिऔध यानी चोखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पर जाति आदि। फिर इसके बाद कौन आते हैं, मुंशी इंशा अल्लाह खां, तो रानी केतकी की कहानी। महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए तो दोस्तों यानी नीहार। फिर इसके बाद क्या आता है, रशिम आता है, नीरजा आता है, संध्या गीत आता है। फिर इसके बाद यामा आता है, स्मृति की रेखाएं, ये सारे आते हैं। ये दोस्तों इसमें महादेवी वर्मा की लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है और लेखिका के हिसाब से दोस्तों इनके हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैथिली शरण गुप्ता जी आ जाते हैं दोस्तों, ये राष्ट्र कवि की उपाधि भी इनको मालूम है, मैथिली शरण गुप्ता जी को। और दोस्तों ये साकेत की रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट है साकेत, याद रखिएगा साकेत किसकी लिखी हुई है, तो मैथिली शरण गुप्ता की लिखी हुई है। फिर इसके बाद यशोधरा आता है, जयद्रथ वध आता है, भारत भारती, द्वापर इत्यादि आते हैं। फिर इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट है ही है, ये भारत की दुर्दशा इनकी लिखी है, प्रेम तरंग लिखी है, चंद्रावली लिखी है, कश्मीर कुसुम लिखी है, कवि वचन लिखी है और सुधा पत्रिका लिखी है। भारत की दुर्दशा दोस्तों इनकी बहुत मेन दोस्तों कृति है, इसको बहुत ही दोस्तों पूछा जा रहा है। तो भारत की दुर्दशा इनकी जो कृति को याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद आता है। वासयान दोस्तों ये अज्ञेय के लिए जाने जाते हैं। शेखर एक जीवनी दोस्तों ये भी जाने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी दोस्तों ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। पद्मावत के लिए जाना जाता है, अखरावट के लिए जाता है, आखिरी कलम के लिए भी इनको जाना जाता है। फिर इसके बाद प्रताप नारायण मिश्रा आता है दोस्तों, जिसको हट्टी हमीर आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आता है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई यानी कि पुस्तक है। फिर इसके बाद कौन आते हैं, यहाँ से सुमित्रानंद दोस्तों पंत दोस्तों, वीणा, ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्या। फिर इसके बाद दोस्तों जयशंकर प्रसाद आते हैं, कामनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुवस्वामिनी। फिर इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधान यानी चीन की राज्य क्रांति आते हैं।
भारत का देसी राज्य आता है, सम्राट यानी कि हर्षवर्धन आता है, महात्मा गांधी भी इन्हीं की लिखी हुई है, और समाजवाद आदि भी बहुत सारी बुकें इनकी लिखी हुई हैं। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का आप बचपन से नाम सुने होंगे। इनकी तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, जैसे कि गबन आ जाती है, गोदान आ जाती है, सेवा सदन आ जाता है, कर्म भूमि भी आता है, रंग भूमि आता है, निर्मला आता है, आदि प्रमुख इनके उपन्यास हैं। फिर कौन से आते हैं दोस्तों, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी और कफन, नमक का दरोगा आदि प्रसिद्ध इनकी दोस्तों कहानियां हैं। ये थे दोस्तों यानी कि राइटर जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राइटर थे, जिनमें से दोस्तों हमेशा प्रश्न बनता है। और दोस्तों आपने अगर पेपर दे रहे होंगे, कोई ना कोई पेपर दिया होगा, तो दोस्तों इनके नाम हम हमेशा आपको मिले होंगे। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की शिक्षा से रिलेटेड। अब आपके प्रश्न क्या आते हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की शिक्षा से रिलेटेड इसमें से है, पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों ये 1989 यानी कि उत्तर प्रदेश संबंधी शिक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यानी कि हैंडीकेप, ये दोस्तों कानपुर में 1997 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना दोस्तों 1972 में हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों रायबरेली गोरखपुर में है। फिर इसके बाद दोस्तों हृदय रोगी संस्थान यानी एवं जे के कैंसर संस्थान दोस्तों एक कानपुर में है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों सैफई इटावा में है। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। फिर से उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई दोस्तों 1989 में। उत्तर प्रदेश की भाषा विभाग की दोस्तों स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की दोस्तों परिषद की स्थापना 1981 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देखते हैं क्या आता है। इसमें से दोस्तों आता है यानी कि मेडिकल का, अभी उत्तर प्रदेश की दोस्तों चिकित्सा एवं प्रौद्योगिक संस्थान से आता है, तो उससे कहाँ कहाँ से आपसे प्रश्न बनेंगे कि प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान दोस्तों यानी कि संख्या है राजकीय दोस्तों 305 है इनकी, जो 200 राजकीय हैं। और मेडिकल कॉलेज 231 है। इनमें से दोस्तों नैसर्गिक फार्मेसी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनियन कॉलेज भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर राजकीय इंजीनियर कॉलेज दोस्तों जो कि 12 है। पॉलिटेक्निक राजकीय दोस्तों 166 कॉलेज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आपके क्या प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं दोस्तों संबंधित उनकी अधिसूचना क्या है, तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। अब जैसे इसमें से आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि 6 हैं। 23 अगस्त 2022 को स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए 2022 के अनुसार अगर डेटा देखा जाए, क्योंकि डेटा जल्दी अपडेट नहीं होता, बार बार अपडेट होता, अब हो सकता है 2024 में अपडेट हो। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज दोस्तों जो इलाहाबाद आता है 1887 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों वाराणसी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों जो कि अलीगढ़ में 1920 में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर दोस्तों विश्वविद्यालय लखनऊ दोस्तों 1996। राजीव गांधी दोस्तों राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थापना हुई थी 2013 अधिनियम के तहत। फिर इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों झांसी 2014 में। फिर इसके बाद आता है डीम्ड विश्वविद्यालय, तो डीम्ड विश्वविद्यालय क्या आता है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय दोस्तों 2008। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में, जैसे कि ऐसे। तो इसमें की बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या आता है, एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा है, जैसे कि ये हमारा आता है। तो इसमें से क्या आता है दोस्तों, यानी कि नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज दोस्तों 2008 में। शोभित अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान मेरठ 2006 में। जेपी सूचना प्रौद्योगिक संस्थान नोएडा 2004 में। संतोष विश्वविद्यालय दोस्तों गाजियाबाद 2007 में। इंडियन दोस्तों वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों इज्जत नगर बरेली यानी कि 1983 में। दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा दोस्तों 1981 में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी दोस्तों 1988 में। फिर इसके बाद अब जैसे कि इसको थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा नाम पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे कि इसमें से आता है, क्या आता है दोस्तों, सैम्स हिक्स बटन यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पूर्व नाम अगर देखा जाए इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वर्ष 2002 में यूजी द्वारा डीम्स विश्वविद्यालय दर्ज किया गया है। अब इसमें से दोस्तों ये सारे नाम आते हैं, इन सारे नाम को पढ़ा तो नहीं सकते लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, अब इसमें से दोस्तों नीचे राज्य विश्वविद्यालय दिए गए हैं, तो राज्य विश्वविद्यालय आते हैं दोस्तों, तो इससे रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास बनता नहीं, अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं तो हो सकता है आपके क्वेश्चन मिल जाए। तो इसमें से क्या आता है दोस्तों, जैसे कि
प्रमुख निर्माणाधीन वास्तविक राज्य विश्वविद्यालय जैसे कि दोस्तों माँ शंभू कुमारी विश्वविद्यालय दोस्तों सहारनपुर में, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस अगर देखा जाए तो दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद महायोगी गुरु यानी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय गोरखपुर में है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रीय यानी विश्वविद्यालय दोस्तों आजमगढ़ में है। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे प्रमुख शोध संस्थाएं यानी कि दोस्तों हर स्टेट में अपना अपना शोध संस्थान होता है, तो उसके दोस्तों प्रश्न देखते हैं कहाँ कहाँ से इसमें से प्रश्न बनेंगे, तो वो दोस्तों हम देखेंगे। तो इसमें से क्या है संस्थान हमारे देख लेते हैं। इसमें से केंद्रीय औषधि एवं दोस्तों सघन पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों मेडिसिन एंड द एरोमेटिक प्लांट्स इन लखनऊ में है। जो कि अब यहाँ से आते हैं कि भारतीय यानी कि विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च जो कि ये भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद क्या है भारतीय पशु चिकित्सा दोस्तों अगर अनुसंधान इज्जत नगर यानी कि बरेली में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान दोस्तों झांसी में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान दोस्तों अगर देखा जाए तो कानपुर में है, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि पैलियोबोल्टिन दोस्तों लखनऊ में है, इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें हमारा कहता है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान दोस्तों ये भी लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हमेशा कई बार एग्जाम पूछा गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान दोस्तों कानपुर में है, हरीशचंद अनुसंधान संस्था प्रयागराज में है। फिर इसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण एवं संसंधान दोस्तों लखनऊ में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था दोस्तों इज्जत नगर रायबरेली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द यानी कि वेजिटेबल देखो रिसर्च कहाँ पर होती है वाराणसी में होती है, केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान पूर्व नाम दोस्तों केंद्रीय आम अनुसंधान दोस्तों स्टेशन लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ द फिश जेनेटिक दोस्तों लखनऊ में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों हापुड़ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें से क्या आता है भारतीय संस्कृति संपदा संस्थान दोस्तों जो संरक्षण अनुसंधानशाला है लखनऊ में, गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान संस्था प्रयागराज में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान भदोही में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों बायोलॉजी नोएडा में है। फिर इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान दोस्तों मथुरा में है, कोशिका एवं दोस्तों निवारण दोस्तों अब्दुल शास्त्र संस्थान नोएडा में है, सेंट्रल पल्प एंड द पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों सहारनपुर में है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं दोस्तों लघु व्यवसाय विकास संस्थान दोस्तों नोएडा में है, वीवी गिरी नेशनल गोबर लेबर इंस्टीट्यूट दोस्तों नोएडा में है। अनुसंधान दोस्तों अभी एवं दोस्तों मानव संगठन रिसर्च डिजाइन एवं द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे दोस्तों ये भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा। अब इसमें से क्या है दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क एवं दोस्तों सिटी उसके विषय में देखना है। तो कौन कौन सा है जैसे डिफेंस पार्क आता है दोस्तों कानपुर झांसी व लखनऊ आ जाता है, एयर यानी कि एरो स्पेस पार्क दोस्तों यानी लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ का गौतम बुद्ध नगर में आता है जो पार्क सिटी है, क्षेत्रीय साइंस सिटी दोस्तों ये लखनऊ में है, नॉलेज पार्क दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है, यानी ट्रोनिका सिटी दोस्तों गाजियाबाद में है और निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है, सरस्वती हाईटेक सिटी दोस्तों प्रयागराज में है, ट्रांस गंगा सिटी दोस्तों उन्नाव में है, ट्रांस दिल्ली यानी सिग्नेचर सिटी दोस्तों गाजियाबाद में है, प्लास्टिक सिटी दोस्तों दिबियापुर दोस्तों औरैया में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है लेदर अगर पार्क की बात करें आगरा आता है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे कानपुर लगाते हैं। फिर इसके बाद नियार संवर्धन औद्योगिक पार्क दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा आगरा में है, साइंस पार्क सिटी दोस्तों संडीला हरदोई है। फिर इसके बाद इम्पेरल टेक्सटाइल पार्क दोस्तों यानी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है, साइबर सिटी दोस्तों कानपुर है, लायन सफारी पार्क दोस्तों इटावा में है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि परफ्यूम पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है कन्नौज में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यानी टेक्सटाइल एवं दोस्तों होजरी पार्क कानपुर में है, लेदर एंड टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों बंथर उन्नाव में है, मेगा फूड फोर्ट दोस्तों बहेड़ी बरेली में है, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा प्रयागराज दोस्तों यानी कि इसके बीच यानी मेरठ आदि में है। फिर नाइट सफारी अगर पार्क की बात दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं यानी नेक्स्ट क्या आता है। फिर इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी दोस्तों नोएडा में है, यानी मेड सिटी यानी चकन गंजारिया दोस्तों लखनऊ में है, टॉय सिटी दोस्तों ग्रेटर नोएडा में, बुद्धा थीम पार्क दोस्तों सारनाथ वाराणसी में है और एग्रो पार्क दोस्तों बाराबंकी वाराणसी में है, वेब सिटी दोस्तों गाजियाबाद में है, थीम पार्क पर्यटन संबंधी दोस्तों आगरा में है, जय प्रौद्योगिक पार्क दोस्तों लखनऊ में है, नेट सफारी दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। अब इसके जो नीचे आते हैं दोस्तों जैसे कि सोलर सिटी पार्क आता है आगरा प्रयागराज मुरादाबाद आ जाता है, रक्षा औद्योगिक दोस्तों गलियारा अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर तथा लखनऊ आता है।
फिर इसके बाद दोस्तों क्या आते हैं इसमें से, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास एवं दोस्तों पार्क कहाँ पर है, ये कानपुर में है। तो आई थिंक वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।